यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 4 एथिक्स में अक्सर लोक सेवा के मूल्यों वैल्यूज इन पब्लिक सर्विस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले वर्षों के रुझानों को देखते हुए एक महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका आदर्श उत्तर यहाँ दिया गया है। प्रश्न: लोक सेवा के संदर्भ में सत्यनिष्ठा इंटेग्रिटी से आप क्या समझते हैं? एक लोक सेवक के लिए यह क्यों आवश्यक है? 125-150 शब्द। उत्तर आसान भाषा में। सत्यनिष्ठा का अर्थ। सत्यनिष्ठा का सरल अर्थ है अपने नैतिक सिद्धांतों और जीवन मूल्यों के साथ अडिग रहना। इसका मतलब केवल ईमानदार होना नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं, अपने सिद्धांतों पर बने रहना है। एक लोक सेवक के लिए इसका अर्थ है कि उसके कथनी और करनी में कोई अंतर न हो। लोक सेवक के लिए इसकी आवश्यकता। जनता का विश्वास। जब एक अधिकारी सत्यनिष्ठा से कार्य करता है तो प्रशासन के प्रति आम जनता का भरोसा बढ़ता है। भ्रष्टाचार पर रोक। एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति प्रलोभन या दबाव में नहीं आता, जिससे सरकारी धन का सही उपयोग सुनिश्चित होता है। कठिन परिस्थितियों में सहायक। अक्सर अधिकारियों को राजनीतिक या बाहरी दबाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में सत्यनिष्ठा उन्हें सही निर्णय लेने का नैतिक साहस देती है। कार्यकुशलता। बिना किसी भेदभाव के नियमों का पालन करने से शासन में पारदर्शिता और निष्पक्षता आती है। निष्कर्ष: अंततः सत्यनिष्ठा वो नींव है जिस पर सुशासन, गुड गवर्नेंस की इमारत टिकी होती है। इसके बिना अन्य गुण जैसे बुद्धिमत्ता या कौशल व्यर्थ हो जाते हैं। याद रखने योग्य मुख्य बिंदु। टिप्स फॉर एग्जाम। 1. कीवर्ड्स का प्रयोग। उत्तर में कथनी और करनी में समानता, नैतिक साहस और पारदर्शिता जैसे शब्दों का प्रयोग करें। 2. उदाहरण। यदि शब्द सीमा अनुमति दे तो आप लाल बहादुर शास्त्री या किसी ईमानदार आईएएस अधिकारी का छोटा सा उदाहरण दे सकते हैं। 3. स्पष्टता। एथिक्स के उत्तरों में भाषा को बहुत कठिन बनाने के बजाय विचारों की स्पष्टता पर अधिक ध्यान दें। क्या आप एथिक्स के किसी अन्य विशेष टॉपिक जैसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता या केस स्टडी पर भी चर्चा करना चाहेंगे? यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 4 एथिक्स में नैतिक दुविधा एथिकल डिलेमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछा जाने वाला विषय है। पिछले वर्षों के पैटर्न के आधार पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका विस्तृत उत्तर यहाँ दिया गया है। प्रश्न: नैतिक दुविधा एथिकल डिलेमा से आप क्या समझते हैं? एक लोक सेवक के जीवन में आने वाली किसी एक नैतिक दुविधा का उदाहरण देते हुए समझाएं। 150 शब्द। उत्तर आसान भाषा में। नैतिक दुविधा का अर्थ। नैतिक दुविधा एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां व्यक्ति के सामने दो या दो से अधिक ऐसे विकल्प होते हैं जो दोनों ही नैतिक रूप से सही प्रतीत होते हैं, लेकिन किसी एक को चुनने पर दूसरे की उपेक्षा होती है। सरल शब्दों में ये सही बनाम सही, राइट वीएस राइट के बीच का संघर्ष है। यहां निर्णय लेना कठिन हो जाता है क्योंकि हर विकल्प के अपने नैतिक तर्क होते हैं। लोक सेवक के जीवन में उदाहरण। मान लीजिए एक जिला मजिस्ट्रेट डीएम के पास एक अत्यंत गरीब महिला आती है जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, लेकिन वह भूख से बेहाल है। यहां अधिकारी के सामने एक नैतिक दुविधा उत्पन्न होती है। 1. नियम का पालन कानूनी पक्ष। सरकारी नियम कहते हैं कि बिना वैध दस्तावेज राशन कार्ड के सहायता नहीं दी जा सकती। 2. करुणा और मानवता नैतिक पक्ष। एक इंसान होने के नाते उस भूखी महिला की मदद करना उसका प्राथमिक कर्तव्य है। यदि वह नियम मानता है तो मानवता पीछे छूटती है। यदि वह मदद करता है तो प्रक्रियात्मक नियमों का उल्लंघन होता है। निष्कर्ष: एक लोक सेवक को ऐसी स्थिति में विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। वो तत्काल निजी कोष या किसी एनजीओ के माध्यम से मानवीय सहायता सुनिश्चित कर सकता है और साथ ही उस महिला का राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दे सकता है। तैयारी के लिए मुख्य सुझाव। 1. स्वयं के उदाहरण। परीक्षा में किताबी उदाहरणों के बजाय यदि आप व्यावहारिक और वास्तविक जीवन से जुड़े उदाहरण देंगे तो अंक बेहतर मिलेंगे। 2. संतुलित दृष्टिकोण। उत्तर में हमेशा नियमों और मानवीय मूल्यों के बीच संतुलन दिखाने की कोशिश करें। 3. फ्लोचार्ट का प्रयोग। आप नैतिक दुविधा को एक छोटे डायग्राम से भी समझा सकते हैं जिसमें दो विपरीत मूल्यों को टकराते हुए दिखाया गया हो। क्या आप इस विषय पर कुछ अभ्यास प्रश्न प्रैक्टिस क्वेश्चंस हल करना चाहेंगे या किसी अन्य टॉपिक को समझना चाहेंगे? यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर -4 एथिक्स में भावनात्मक बुद्धिमत्ता इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसा विषय है जिससे लगभग हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। नीचे एक महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका मॉडल उत्तर दिया गया है। प्रश्न: भावनात्मक बुद्धिमत्ता इमोशनल इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं? प्रशासन में इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। 150 शब्द। उत्तर आसान भाषा में। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अर्थ।
भावनात्मक बुद्धिमत्ता ईआई का अर्थ है अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने और उन्हें सही ढंग से प्रबंधित करने की क्षमता। एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए इसका मतलब केवल बुद्धिमान होना नहीं, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में अपने गुस्से, तनाव और भावनाओं पर नियंत्रण रखकर सही निर्णय लेना है। इसके मुख्य 4 स्तंभ हैं: आत्म जागरूकता, आत्म प्रबंधन, सामाजिक जागरूकता और संबंध प्रबंधन। प्रशासन में उपयोगिता। 1. तनाव प्रबंधन। प्रशासनिक अधिकारियों को अक्सर अत्यधिक काम और दबाव में रहना पड़ता है। ईआई उन्हें शांत रहकर बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। 2. संघर्ष समाधान। कार्यस्थल पर सहकर्मियों या जनता के साथ होने वाले विवादों को सहानुभूति और समझदारी से सुलझाने में ये सहायक है। 3. बेहतर नेतृत्व। एक भावनात्मक रूप से बुद्धिमान अधिकारी अपनी टीम को बेहतर तरीके से प्रेरित कर सकता है, जिससे कार्यक्षमता बढ़ती है। 4. समानुभूति, एम्पैथी। जनता की समस्याओं को उनके दृष्टिकोण से समझने में मदद करती है, जिससे जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक संवेदनशीलता से होता है। निष्कर्ष। अंततः एक सफल लोक सेवक के लिए केवल आईक्यू बुद्धि लब्धि पर्याप्त नहीं है, बल्कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता वो गुण है जो उसे एक संवेदनशील और कुशल प्रशासक बनाता है। परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। डेनियल गोलमैन का संदर्भ। यदि आप उत्तर में डेनियल गोलमैन का नाम लिखते हैं, जिन्होंने इस सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया, तो उत्तर अधिक प्रभावशाली लगता है। उदाहरण दें। प्रशासन में ईआई के महत्व को समझाने के लिए आप भीड़ नियंत्रण, क्राउड कंट्रोल या आपदा प्रबंधन का उदाहरण दे सकते हैं। फ्लो चार्ट। आप ईआई के 4 घटकों को एक छोटे से बॉक्स या चार्ट के जरिए दिखा सकते हैं। क्या आप एथिक्स के किसी अन्य टॉपिक जैसे अभिवृत्ति, एटीट्यूड या मूल्य, वैल्यूज के बारे में जानना चाहते हैं? यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर -4 एथिक्स के खंड प्रशासनिक नैतिकता से एक और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यहां दिया गया है, जो अक्सर भ्रष्टाचार या लोक सेवा के उत्तरदायित्व से जोड़कर पूछा जाता है। प्रश्न। उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ये क्यों आवश्यक है? 150 शब्द। उत्तर आसान भाषा में। उत्तरदायित्व बनाम जवाबदेही। सामान्यतः ये दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें सूक्ष्म अंतर है। जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह एक आंतरिक नैतिक भावना है। इसका अर्थ है अपने कार्यों के प्रति स्वयं को जिम्मेदार मानना। उदाहरण के लिए, एक पुलिस अधिकारी का नैतिक कर्तव्य है कि वो कानून की रक्षा करे। उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी, यह बाहरी और दंडात्मक होता है। इसका अर्थ है कि यदि कार्य सही ढंग से नहीं हुआ, तो अधिकारी को अपने उच्च अधिकारियों या जनता को जवाब देना होगा और सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। पारदर्शिता के लिए आवश्यकता। 1. शक्ति के दुरुपयोग पर रोक। जब अधिकारियों को पता होता है कि उन्हें अपने हर फैसले का हिसाब देना है, तो वे अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करते। 2. भ्रष्टाचार में कमी। जवाबदेही तय होने से सरकारी फाइलों और धन के लेन देन में स्पष्टता आती है, जिससे चोरी या हेरफेर की गुंजाइश कम हो जाती है। 3. लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा। प्रशासन अंततः जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। पारदर्शिता से नागरिक सशक्त होते हैं और प्रशासन में उनकी भागीदारी बढ़ती है। निष्कर्ष। बिना जवाबदेही के उत्तरदायित्व केवल एक कागजी प्रक्रिया बनकर रह जाता है। सुशासन, गुड गवर्नेंस के लिए इन दोनों का होना अनिवार्य है, ताकि सरकारी तंत्र ईमानदार और पारदर्शी बना रहे। मुख्य परीक्षा हेतु सुझाव। उदाहरण का प्रयोग। आप आरटीआई सूचना का अधिकार का उदाहरण देकर समझा सकते हैं कि कैसे ये उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने का एक सशक्त उपकरण है। अंतर को स्पष्ट दिखाने के लिए टेबल। यदि आप परीक्षा में इन दोनों के बीच अंतर दिखाने के लिए एक छोटी टेबल बना देंगे, तो परीक्षक पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बिंदु। जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी। उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी। प्रकृति, आंतरिक और नैतिक। बाहरी और कानूनी। केंद्र, कार्य को पूरा करना। कार्य के परिणाम का हिसाब देना। क्या आप लोक सेवा चार्टर, सिटीजन्स चार्टर या सिविल सेवा के बुनियादी मूल्यों के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे? यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 4 एथिक्स में लोक सेवा के प्रति समर्पण और निष्पक्षता जैसे मूल्यों पर प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका उत्तर दिया गया है। प्रश्न। गैर पक्षपात, नॉन पार्टिजनशिप से आप क्या समझते हैं? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लोक सेवक के लिए इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। 150 शब्द। उत्तर आसान भाषा में। गैर पक्षपात का अर्थ। गैर पक्षपात का अर्थ है किसी भी राजनीतिक दल, विचारधारा या समूह के प्रति झुकाव न रखना। एक लोक सेवक के लिए इसका अर्थ है कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो,
वो अपनी व्यक्तिगत पसंद नापसंद को किनारे रखकर पूरी निष्ठा से सरकारी नीतियों को लागू करे। इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासन को राजनीति से अलग और तटस्थ बनाए रखना है। लोकतांत्रिक शासन में महत्व। 1. प्रशासनिक निरंतरता। चुनाव के बाद सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन गैर पक्षपाती अधिकारी ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रशासनिक कार्य बिना किसी बाधा के चलते रहें। 2. जनता का विश्वास। जब जनता देखती है कि अधिकारी बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के काम कर रहे हैं तो तंत्र की विश्वसनीयता बढ़ती है। 3. मेरिट आधारित कार्य। यह सुनिश्चित करता है कि नियुक्तियां, ठेके या कल्याणकारी योजनाओं का लाभ केवल योग्यता के आधार पर मिले, न कि राजनीतिक सिफारिश पर। 4. कानून का शासन। ये मूल्य अधिकारी को संविधान और कानून के प्रति वफादार बनाता है, न कि किसी विशेष नेता के प्रति। निष्कर्ष। संक्षेप में, गैर पक्षपात वो ढाल है जो लोक सेवक को राजनीति के प्रभाव से बचाती है। इसके बिना निष्पक्ष न्याय और समान विकास की कल्पना करना असंभव है। परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। संवैधानिक संदर्भ। आप उत्तर में अनुच्छेद 311 सिविल सेवकों को संरक्षण का हल्का सा संकेत दे सकते हैं, जो उन्हें बिना डरे निष्पक्ष काम करने की शक्ति देता है। समानुभूति के साथ संतुलन। याद रहे कि गैर पक्षपात का मतलब कठोर होना नहीं है, बल्कि निष्पक्ष होना है। अभ्यास के लिए एक और बिंदु। क्या आप जानते हैं कि निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी और गैर पक्षपात, नॉन पार्टिजनशिप में क्या अंतर है? यदि आप चाहें तो हम इस पर भी चर्चा कर सकते हैं। यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 4 एथिक्स में लोक सेवा के आधारभूत मूल्य खंड से समानुभूति, एम्पैथी पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। नीचे एक महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका आदर्श उत्तर दिया गया है। प्रश्न: समानुभूति, एम्पैथी से आप क्या समझते हैं? एक लोक सेवक के लिए कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति होना क्यों आवश्यक है? 150 शब्द। उत्तर आसान भाषा में। समानुभूति का अर्थ है स्वयं को दूसरे व्यक्ति की परिस्थिति में रखकर उसकी पीड़ा, भावनाओं और विचारों को महसूस करना। ये दया, पिटी से अलग है। दया में हम केवल दूसरे के लिए बुरा महसूस करते हैं, जबकि समानुभूति में हम उस व्यक्ति के दुख को गहराई से समझते हैं। एक लोक सेवक के लिए इसका अर्थ है जनता की समस्याओं को केवल फाइलों के नजरिए से नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना के साथ देखना। कमजोर वर्गों के प्रति इसकी आवश्यकता। 1. संवेदनशील प्रशासन। जब एक अधिकारी गरीब, बुजुर्ग या वंचित वर्ग के प्रति समानुभूति रखता है तो वो उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए केवल औपचारिक नियम नहीं देखता, बल्कि त्वरित राहत पहुंचाने का प्रयास करता है। 2. समावेशी विकास। समानुभूति रखने वाला अधिकारी यह सुनिश्चित करता है कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। 3. सामाजिक न्याय। यह मूल्य अधिकारी को जाति, धर्म या वर्ग के भेदभाव से ऊपर उठकर केवल जरूरत के आधार पर सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। 4. बेहतर फीडबैक। लोग उस अधिकारी के पास अपनी समस्याएं लेकर जाने में सहज महसूस करते हैं, जो उनकी बात को ध्यान और संवेदना से सुनता है। निष्कर्ष: समानुभूति वो सेतु है जो प्रशासन को जनता से जोड़ता है। इसके बिना लोक सेवा केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया बनकर रह जाएगी, जिसमें मानवीय चेहरा गायब होगा। परीक्षा के लिए विशेष टिप्स। महात्मा गांधी का जंतर। आप निष्कर्ष में गांधी जी के जंतर, तालिस्मन का जिक्र कर सकते हैं, जो कहता है कि कोई भी निर्णय लेते समय समाज के सबसे गरीब व्यक्ति के चेहरे को याद करें। समानुभूति बनाम सहानुभूति। उत्तर में स्पष्ट करें कि एक लोक सेवक को केवल सहानुभूति, सिंपैथी नहीं, बल्कि सक्रिय समानुभूति, कंपैशन की आवश्यकता होती है। क्या आप लोक सेवा के अन्य मूल्यों जैसे सहिष्णुता, टॉलरेंस या निष्पक्षता पर इसी तरह का अभ्यास करना चाहेंगे? यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर -4 एथिक्स के खंड प्रशासन में नैतिकता से लोक सेवा के बुनियादी मूल्य एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न: निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी से आप क्या समझते हैं? एक लोक सेवक के लिए वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव निर्णय लेना क्यों आवश्यक है? 150 शब्द। उत्तर आसान भाषा में। निष्पक्षता का अर्थ है निर्णय लेते समय किसी भी प्रकार के पूर्वग्रह, पक्षपात या व्यक्तिगत लाभ से मुक्त रहना। एक लोक सेवक के लिए इसका अर्थ है कि वो जाति, धर्म, क्षेत्र या राजनीतिक संबंधों के आधार पर भेदभाव न करे। निष्पक्षता का आधार वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी होती है, जिसका अर्थ है भावनाओं के बजाय केवल तथ्यों, साक्ष्यों और नियमों के आधार पर फैसला लेना। लोक सेवा में इसकी आवश्यकता। 1. संसाधनों का सही वितरण। सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को ही मिले। ये तभी संभव है जब अधिकारी निष्पक्ष होकर निर्णय ले। 2. कानून का शासन। निष्पक्षता यह सुनिश्चित करती है कि कानून सबके लिए बराबर है।
यदि कोई अधिकारी निष्पक्ष नहीं है तो न्याय प्रणाली पर से जनता का विश्वास उठ जाएगा। 3. मेरिट को बढ़ावा। नियुक्तियों या सरकारी कार्यों में योग्यता को प्राथमिकता मिलती है, जिससे प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ती है। 4. विवादों का समाधान। एक निष्पक्ष अधिकारी समाज के विभिन्न समूहों के बीच होने वाले विवादों को शांतिपूर्ण और तार्किक ढंग से सुलझा सकता है। निष्कर्ष, संक्षेप में, निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता लोक सेवा की रीढ़ की हड्डी हैं। इनके बिना प्रशासन अपनी नैतिकता खो देता है और केवल शक्तिशाली लोगों का उपकरण बनकर रह जाता है। परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु। तथ्यों पर जोर। अपने उत्तर में स्पष्ट करें कि एक अधिकारी को भावनाओं, इमोशंस के बजाय तथ्यों, फैक्ट्स और नियमों, रूल्स को प्राथमिकता देनी चाहिए। संवैधानिक नैतिकता। आप अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का जिक्र कर सकते हैं, जो निष्पक्षता का संवैधानिक आधार है। छोटा डायग्राम। आप तथ्य जोड़ नियम इक्वल्स वस्तुनिष्ठ निर्णय जैसा एक सरल समीकरण दिखा सकते हैं। क्या आप सांस्कृतिक सापेक्षवाद, कल्चरल रिलेटिविज्म या हितों के संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसे तकनीकी विषयों पर कोई प्रश्न समझना चाहेंगे? यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 4 एथिक्स में हितों का संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एक ऐसा विषय है जो न केवल सैद्धांतिक रूप से पूछा जाता है, बल्कि इस पर केस स्टडीज भी बहुत आती हैं। प्रश्न: हितों के संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से आप क्या समझते हैं? एक लोक सेवक को ऐसी स्थिति का समाधान कैसे करना चाहिए? 150 शब्द। उत्तर आसान भाषा में। हितों के संघर्ष का अर्थ: हितों का संघर्ष तब पैदा होता है जब एक लोक सेवक के व्यक्तिगत हित, जैसे परिवार, मित्र या आर्थिक लाभ, और उसके सार्वजनिक कर्तव्य के बीच टकराव हो। सरल शब्दों में, जब किसी अधिकारी को ऐसा निर्णय लेना हो जिससे उसके किसी करीबी को फायदा पहुंच सकता हो, तो वो स्थिति हितों का संघर्ष कहलाती है। भले ही अधिकारी ईमानदार हो, लेकिन ऐसी स्थिति में उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। समाधान के तरीके: ऐसी स्थिति आने पर एक लोक सेवक को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। 1. स्वयं का प्रकटीकरण, डिस्क्लोजर। अधिकारी को तुरंत अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करना चाहिए कि इस विशेष मामले में उसका निजी हित जुड़ा है। 2. प्रक्रिया से हटना, रिक्यूजल। सबसे बेहतर तरीका यह है कि अधिकारी उस निर्णय लेने वाली प्रक्रिया या समिति से खुद को अलग कर ले। 3. पारदर्शिता। निर्णय लेने के आधारों को पूरी तरह सार्वजनिक और स्पष्ट रखना चाहिए ताकि पक्षपात का संदेह न रहे। 4. नैतिक संहिता का पालन। हमेशा निजी लाभ के ऊपर सार्वजनिक सेवा के मूल्यों और नियमों को प्राथमिकता देनी चाहिए। निष्कर्ष: एक लोक सेवक को न केवल भ्रष्टाचार से बचना चाहिए, बल्कि उसे ऐसी किसी भी स्थिति से भी बचना चाहिए जहां पक्षपात की आशंका भी हो। शासन में शुचिता बनाए रखने के लिए हितों के संघर्ष का प्रबंधन अनिवार्य है। परीक्षा के लिए विशेष सुझाव। व्यावहारिक उदाहरण: मान लीजिए आप एक चयन समिति के अध्यक्ष हैं और आपका कोई रिश्तेदार उसी पद के लिए इंटरव्यू देने आया है। यह हितों के संघर्ष का सटीक उदाहरण है। नोलन कमेटी। यदि आप उत्तर में ब्रिटेन की नोलन कमेटी के 7 सिद्धांतों का संदर्भ देते हैं, तो आपका उत्तर अन्य छात्रों से बेहतर दिखेगा। क्या आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस या गांधी जी के 7 पाप, 7 साइंस जैसे विषयों पर प्रश्न और उत्तर देखना चाहेंगे? यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 4 एथिक्स में महान विचारकों के दर्शन और उनके सिद्धांतों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसमें महात्मा गांधी के 7 सामाजिक पाप, 7 सोशल सिंस, एक अत्यंत लोकप्रिय विषय है। प्रश्न: महात्मा गांधी द्वारा बताए गए 7 सामाजिक पापों में से किन्हीं 3 की व्याख्या कीजिए। वर्तमान प्रशासन में इनकी क्या प्रासंगिकता है? 150 शब्द। उत्तर आसान भाषा में। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में 7 ऐसे कार्यों का उल्लेख किया है जो समाज को पतन की ओर ले जाते हैं। इनमें से 3 प्रमुख निम्नलिखित हैं। 1. सिद्धांत के बिना राजनीति, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स। जब राजनीति केवल सत्ता प्राप्ति का साधन बन जाए और उसमें नैतिक मूल्यों जैसे सत्य, अहिंसा का अभाव हो, तो वो समाज के लिए हानिकारक होती है। 2. काम के बिना धन, वेल्थ विदाउट वर्क। बिना परिश्रम के धन अर्जित करना, जैसे सट्टा, भ्रष्टाचार या विरासत में मिला अनुचित लाभ, अनैतिक है। यह समाज में असमानता और आलस्य को बढ़ावा देता है। 3. चरित्र के बिना ज्ञान, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। यदि कोई व्यक्ति बहुत विद्वान है लेकिन उसका चरित्र भ्रष्ट है, तो वो अपनी बुद्धि का उपयोग विनाशकारी कार्यों या दूसरों के शोषण के लिए कर सकता है। वर्तमान प्रशासन में प्रासंगिकता। भ्रष्टाचार मुक्त शासन। काम के बिना धन के विचार को अपनाकर प्रशासन में ईमानदारी लाई जा सकती है। लोक कल्याण। सिद्धांत वाली राजनीति ये सुनिश्चित करती है कि नीतियां केवल वोट बैंक के लिए नहीं, बल्कि जनता की भलाई के लिए बनाई जाएं। नैतिक निर्णय। चरित्र के बिना ज्ञान का सिद्धांत लोक सेवकों को याद दिलाता है कि उनकी डिग्री और कुशलता तभी सार्थक है जब उनका आचरण शुद्ध हो। निष्कर्ष:
गांधी जी के ये विचार आज भी प्रशासन को सही दिशा दिखाने वाले नैतिक कंपास की तरह कार्य करते हैं। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण सुझाव। 7 पापों की सूची। यदि आप उत्तर के कोने में एक छोटा बॉक्स बनाकर 7 पापों के नाम लिख दें तो आपको बहुत अच्छे अंक मिल सकते हैं। सिद्धांत बिना राजनीति, काम बिना धन, विवेक बिना आनंद, चरित्र बिना ज्ञान, नैतिकता बिना वाणिज्य, मानवता बिना विज्ञान, त्याग बिना पूजा। कीवर्ड: नैतिक कंपास, मॉरल कंपास और सुशासन जैसे शब्दों का प्रयोग करें। क्या आप गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत या अरिस्टोटल के सद्गुणों के बारे में जानना चाहेंगे? यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 4 एथिक्स में नैतिकता और निजी जीवन तथा सार्वजनिक सेवा के बीच के संबंधों पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। पिछले वर्षों के प्रश्नों के आधार पर एक और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय नैतिक अंतरात्मा, मॉरल कॉन्शियंस है। प्रश्न: अंतरात्मा की आवाज, वॉइस ऑफ कॉन्शियंस से आप क्या समझते हैं? संकट के समय निर्णय लेने में यह एक लोक सेवक की किस प्रकार सहायता करती है? 150 शब्द। उत्तर: आसान भाषा में। अंतरात्मा का अर्थ: अंतरात्मा हमारे भीतर की वो शक्ति या आवाज है जो हमें सही और गलत के बीच फर्क करना सिखाती है। यह हमारे व्यक्तिगत मूल्यों, परवरिश और अनुभवों का मिश्रण होती है। जब कोई लोक सेवक किसी दुविधा में होता है तो उसकी अंतरात्मा उसे वो मार्ग दिखाती है जो केवल कानूनी रूप से ही नहीं बल्कि नैतिक रूप से भी सही हो। लोक सेवक के लिए इसका महत्व: 1. नियमों की सीमा से परे। कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जहां कानून मौन होता है या नियम स्पष्ट नहीं होते। ऐसी स्थिति में अंतरात्मा अधिकारी को जनहित में निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। 2. दबाव का सामना। राजनीतिक या बाहरी दबाव के समय अंतरात्मा का साहस अधिकारी को गलत आदेश मानने से रोकता है और उसे अपने कर्तव्यों के प्रति अडिग रखता है। 3. भ्रष्टाचार से बचाव। जब व्यक्ति के सामने कोई प्रलोभन, लालच आता है तो उसकी अंतरात्मा की आवाज उसे अनैतिक कार्य करने से रोकने वाले आंतरिक अंकुश का काम करती है। 4. आत्मसंतोष। अंतरात्मा के अनुसार लिए गए निर्णय अधिकारी को मानसिक शांति और कार्य के प्रति संतुष्टि प्रदान करते हैं। निष्कर्ष: यद्यपि लोक प्रशासन में नियमों का पालन अनिवार्य है, परंतु अंतरात्मा की आवाज वो अंतिम मार्गदर्शक है जो एक अधिकारी को केवल एक मशीन बनने से रोककर एक संवेदनशील और न्यायप्रिय इंसान बनाए रखती है। परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु। कोटेशन का उपयोग: आप गांधी जी का प्रसिद्ध कथन लिख सकते हैं, अंतरात्मा की अदालत बाकी सभी अदालतों से ऊपर होती है। संकट के समय उत्तर में नैतिक संकट, एथिकल क्राइसिस शब्द का प्रयोग करें। संतुलन: यह स्पष्ट करें कि अंतरात्मा का उपयोग नियमों को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि नियमों की बेहतर व्याख्या के लिए किया जाना चाहिए। क्या आप प्रशासनिक उत्तरदायित्व या लोक सेवा हेतु समर्पित भाव जैसे विषयों पर अगला प्रश्न देखना चाहेंगे? यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 4 एथिक्स में लोक सेवा चार्टर, सिटीजन्स चार्टर से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं क्योंकि यह सीधे तौर पर प्रशासन की गुणवत्ता और जवाबदेही से जुड़ा है। प्रश्न: नागरिक अधिकार पत्र, सिटीजन्स चार्टर से आप क्या समझते हैं? इसके मुख्य तत्वों का उल्लेख कीजिए। 150 शब्द। उत्तर: आसान भाषा में। नागरिक अधिकार पत्र, सिटीजन्स चार्टर का अर्थ: नागरिक अधिकार पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें कोई भी सरकारी संगठन अपनी सेवाओं की गुणवत्ता, समय सीमा, शिकायतों के निवारण और नागरिकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को सार्वजनिक रूप से घोषित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासन को नागरिक केंद्रित, सिटीजन सेंट्रिक बनाना है ताकि आम आदमी को पता हो कि उसे कौन सी सेवा कितने समय में और किस स्तर पर प्राप्त होगी। इसके मुख्य तत्व: 1. सेवा का विवरण, संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं की स्पष्ट जानकारी। 2. मानक, स्टैंडर्ड्स, सेवा की गुणवत्ता और उसे पूरा करने की समय सीमा, जैसे 15 दिनों में जाति प्रमाण पत्र। 3. पारदर्शिता, नागरिकों को ये बताना कि सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है और इसके लिए कौन से दस्तावेज चाहिए। 4. जवाबदेही, यदि सेवा समय पर न मिले तो किस अधिकारी से शिकायत करनी है। 5. शिकायत निवारण प्रणाली, शिकायतों को सुनने और उनके समाधान के लिए एक स्पष्ट तंत्र का होना। निष्कर्ष: नागरिक अधिकार पत्र केवल एक घोषणा पत्र नहीं है बल्कि ये सुशासन, गुड गवर्नेंस का एक सशक्त माध्यम है। यदि इसे ईमानदारी से लागू किया जाए तो ये भ्रष्टाचार को कम करने और सरकारी तंत्र में जनता का विश्वास बढ़ाने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण सुझाव। सेवोत्तम मॉडल
यदि आप उत्तर में सेवोत्तम मॉडल का उल्लेख करते हैं, जो भारत में नागरिक चार्टर को लागू करने का मानक ढांचा है, तो आपको अतिरिक्त अंक मिल सकते हैं। उदाहरण, आप किसी विशिष्ट विभाग जैसे राजस्व विभाग या पुलिस प्रशासन के चार्टर का उदाहरण दे सकते हैं। सावधानी, उत्तर में यह भी लिखें कि चार्टर कानूनी रूप से अनिवार्य, लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, फिर भी यह नैतिक रूप से प्रशासन को उत्तरदायी बनाता है। क्या आप सूचना का अधिकार, आरटीआई या ई गवर्नेंस में नैतिकता जैसे विषयों पर अभ्यास करना चाहेंगे? यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर -4 एथिक्स में लोक सेवा के प्रति समर्पण, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस एक ऐसा विषय है जिससे अक्सर यह पूछा जाता है कि एक अधिकारी को निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर कार्य क्यों करना चाहिए। प्रश्न, लोक सेवा के प्रति समर्पण से आप क्या समझते हैं? एक लोक सेवक के लिए इस गुण का होना क्यों आवश्यक है? 150 शब्द। उत्तर, आसान भाषा में। समर्पण का अर्थ, लोक सेवा के प्रति समर्पण का अर्थ है अपने व्यक्तिगत हितों, आराम और लाभ से ऊपर उठकर समाज और देश के कल्याण को प्राथमिकता देना। यह केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि एक मिशन की तरह कार्य करने की भावना है। एक समर्पित लोक सेवक वो है जो कठिन परिस्थितियों में भी बिना थके, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करता है। इसकी आवश्यकता क्यों है? 1. विषम परिस्थितियों में कार्य। प्रशासन में अक्सर तनावपूर्ण और चुनौतीपूर्ण स्थितियां आती हैं, जैसे दंगे, महामारी या प्राकृतिक आपदा। ऐसी स्थिति में केवल समर्पित अधिकारी ही धैर्य के साथ जनता की सेवा कर सकता है। 2. वंचित वर्गों का उत्थान। समाज के अंतिम व्यक्ति, गरीब, बुजुर्ग, दिव्यांग की मदद करने के लिए नियमों के साथ साथ एक सेवा भाव की आवश्यकता होती है। 3. भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। जब अधिकारी का लक्ष्य सेवा होता है, तो वो निजी लालच या रिश्वत जैसे प्रलोभनों से दूर रहता है। 4. नैतिक साहस। समर्पण अधिकारी को गलत दबावों के खिलाफ खड़े होने और सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है। निष्कर्ष, अंततः समर्पण ही वह गुण है जो एक प्रशासक को एक लोक सेवक में बदलता है। बिना समर्पण के प्रशासनिक दक्षता केवल यंत्रवत होती है, जिसमें मानवीय संवेदना का अभाव होता है। परीक्षा हेतु मुख्य सुझाव। उदाहरण का प्रयोग, आप उत्तर में कोविड-19 के दौरान फ्रंटलाइन अधिकारियों के समर्पण या आईएएस अशोक खेमका जैसे अधिकारियों के कर्तव्य पालन का उदाहरण दे सकते हैं। संवैधानिक नैतिकता, उत्तर में ये स्पष्ट करें कि एक लोक सेवक का अंतिम समर्पण भारतीय संविधान के प्रति होना चाहिए। कीवर्ड्स, संवैधानिक मूल्य, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, लोक कल्याण और अंत्योदय जैसे शब्दों का उपयोग करें। क्या आप सांवेगिक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस के व्यावहारिक प्रयोग या प्रशासनिक आचार संहिता के बारे में जानना चाहेंगे? यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 4 एथिक्स में लोक सेवा के बुनियादी मूल्यों के अंतर्गत सहिष्णुता, टॉलरेंस और करुणा, कंपैशन पर आधारित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। प्रश्न, लोक सेवा के संदर्भ में सहिष्णुता, टॉलरेंस और करुणा, कंपैशन से आप क्या समझते हैं? एक प्रशासक के लिए ये मूल्य क्यों आवश्यक हैं? 150 शब्द। उत्तर, आसान भाषा में। सहिष्णुता, टॉलरेंस। सहिष्णुता का अर्थ है अपने से भिन्न विचारों, विश्वासों, धर्मों और परंपराओं के प्रति सम्मान और स्वीकार्यता रखना। एक लोक सेवक के लिए इसका अर्थ है कि वो बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक की बात सुने और विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखे। करुणा, कंपैशन। करुणा समानुभूति से एक कदम आगे की स्थिति है। इसमें हम न केवल दूसरों के दुख को समझते हैं, बल्कि उस दुख को दूर करने के लिए ठोस प्रयास भी करते हैं। एक प्रशासक के लिए करुणा का अर्थ है गरीबों और वंचितों की समस्याओं को सुलझाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करना। प्रशासक के लिए इनकी आवश्यकता। 1. सामाजिक सद्भाव। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में प्रशासन चलाने के लिए सहिष्णुता अनिवार्य है, ताकि सभी समुदायों के बीच शांति बनी रहे। 2. लोक कल्याण। करुणा एक अधिकारी को केवल दफ्तर में बैठने के बजाय जमीन पर जाकर लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित करती है। 3. न्यायपूर्ण निर्णय। ये मूल्य अधिकारी को कठोर नियमों के बजाय मानवीय आधार पर उचित निर्णय लेने में मदद करते हैं। 4. बेहतर जनसंपर्क। सहिष्णु अधिकारी जनता की बात अधिक धैर्य से सुनता है, जिससे प्रशासन और नागरिकों के बीच की दूरी कम होती है। निष्कर्ष, बिना सहिष्णुता के समाज में टकराव बढ़ेगा और बिना करुणा के प्रशासन संवेदनहीन हो जाएगा। अतः सुशासन के लिए इन दोनों मूल्यों का संगम अनिवार्य है। परीक्षा हेतु मुख्य सुझाव। कीवर्ड्स, स्वीकार्यता, सक्रिय सहायता, विविधता में एकता और मानवीय चेहरा जैसे शब्दों का प्रयोग करें। संवैधानिक जोड़। सहिष्णुता को भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म और भाईचारे, फ्रेटर्निटी से जोड़कर लिखें। उदाहरण,
आप किसी दंगा प्रभावित क्षेत्र में एक अधिकारी द्वारा शांति बहाल करने, सहिष्णुता या किसी अनाथ बच्चे की शिक्षा का प्रबंध करने, करुणा का उदाहरण दे सकते हैं। क्या आप प्रशासनिक आचरण नियमावली या नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत जैसे विषयों पर चर्चा करना चाहेंगे? यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 4 एथिक्स में लोक सेवा के बुनियादी मूल्यों के अंतर्गत सत्यनिष्ठा इंटेग्रिटी पर आधारित प्रश्न लगभग हर दूसरे वर्ष किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। प्रश्न: सत्यनिष्ठा इंटेग्रिटी का क्या अर्थ है? यह एक लोक सेवक के लिए ईमानदारी, ऑनेस्टी से किस प्रकार भिन्न और श्रेष्ठ है? 150 शब्द। उत्तर आसान भाषा में। सत्यनिष्ठा का अर्थ: सत्यनिष्ठा का अर्थ है अपने नैतिक सिद्धांतों, मूल्यों और आदर्शों के प्रति हर परिस्थिति में अडिग रहना। इसका तात्पर्य कथनी और करनी में समानता से है। एक सत्यनिष्ठ लोक सेवक वह है जो न केवल भ्रष्टाचार से दूर रहता है, बल्कि बाहरी दबाव या प्रलोभन के बावजूद अपने नैतिक कर्तव्यों से समझौता नहीं करता। ईमानदारी बनाम सत्यनिष्ठा, हालांकि ये दोनों शब्द समान लगते हैं, लेकिन इनमें गहरा अंतर है। ईमानदारी यह मुख्य रूप से चोरी न करने, रिश्वत न लेने और झूठ न बोलने तक सीमित है। यह एक नकारात्मक गुण हो सकता है, अर्थात गलत न करना। सत्यनिष्ठा यह एक सकारात्मक और व्यापक गुण है। एक ईमानदार व्यक्ति दबाव में चुप रह सकता है, लेकिन एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति गलत के खिलाफ खड़ा होने का नैतिक साहस, मॉरल करेज दिखाता है। सत्यनिष्ठा का अर्थ है सही काम करना तब भी जब कोई देख न रहा हो। लोक सेवक के लिए महत्व: प्रशासन में सत्यनिष्ठा अनिवार्य है, क्योंकि ये जनता के विश्वास को बनाए रखती है। यह सुनिश्चित करती है कि अधिकारी का व्यक्तिगत आचरण और सार्वजनिक कर्तव्य एक ही दिशा में हों, जिससे शासन में पारदर्शिता और शुचिता आती है। निष्कर्ष: सत्यनिष्ठा ईमानदारी का उच्च स्तर है। एक कुशल प्रशासक के लिए केवल ईमानदार होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका सत्यनिष्ठ होना अनिवार्य है ताकि वो प्रणालीगत सुधार ला सके। परीक्षा हेतु मुख्य सुझाव: कीवर्ड्स: नैतिक साहस, कथनी और करनी में एकता, अडिगता और स्वनिगरानी, सेल्फ मॉनिटरिंग जैसे शब्दों का प्रयोग करें। छोटा उदाहरण: आप लाल बहादुर शास्त्री जी का उदाहरण दे सकते हैं, जिन्होंने नैतिक आधार पर रेल दुर्घटना होने पर इस्तीफा दे दिया था। यह उनकी सत्यनिष्ठा का प्रमाण था। निष्कर्ष: हमेशा उत्तर का अंत एक सकारात्मक और भविष्योन्मुखी टिप्पणी के साथ करें। क्या आप प्रशासनिक जवाबदेही या लोक सेवा हेतु आचार संहिता जैसे विषयों पर चर्चा करना चाहेंगे? यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 4 एथिक्स में नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत, सोर्सेज ऑफ एथिकल गाइडेंस से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें विधि, नियम और अंतरात्मा की भूमिका पर विशेष जोर दिया जाता है। प्रश्न: लोक सेवकों के लिए नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में नियमों और अंतरात्मा की भूमिका का परीक्षण कीजिए। 150 शब्द। उत्तर आसान भाषा में। नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत: एक लोक सेवक को कार्य करते समय अक्सर सही और गलत के बीच चुनाव करना पड़ता है। इसके लिए मार्गदर्शन के दो प्रमुख स्रोत होते हैं। एक, नियम और विनियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये बाहरी स्रोत हैं जो लिखित रूप में होते हैं। भूमिका: ये प्रशासन में एकरूपता और निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं। नियम अधिकारी को बताते हैं कि कानून की सीमा के भीतर रहकर क्या करना अनिवार्य है। ये मनमानी रोकने का सबसे बड़ा हथियार है। 2, अंतरात्मा, कॉन्शियंस। यह एक आंतरिक स्रोत है जो व्यक्ति के नैतिक मूल्यों और अनुभवों पर आधारित होता है। भूमिका: जब नियम स्पष्ट न हों या दो नियमों के बीच टकराव हो, नैतिक दुविधा, तब अंतरात्मा मार्गदर्शन करती है। यह अधिकारी को केवल कानूनी नहीं बल्कि न्यायपूर्ण निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। दोनों का समन्वय प्रशासन में केवल नियमों पर चलना यंत्रवत बना सकता है और केवल अंतरात्मा पर चलना व्यक्तिगत पूर्वाग्रह ला सकता है। एक आदर्श लोक सेवक नियमों के ढांचे के भीतर रहते हुए अपनी अंतरात्मा की आवाज का उपयोग जनहित में करता है। निष्कर्ष: जहां नियम प्रशासन को अनुशासन देते हैं, वहीं अंतरात्मा उसे मानवीय चेहरा प्रदान करती है। सुशासन के लिए इन दोनों का संतुलन अनिवार्य है। परीक्षा हेतु मुख्य सुझाव: कोटेशन: अंतरात्मा की अदालत बाकी सभी अदालतों से ऊपर होती है, महात्मा गांधी का प्रयोग करें। तुलना: नियमों को प्रशासन का शरीर और अंतरात्मा को प्रशासन की आत्मा कहकर संबोधित कर सकते हैं। फ्लो चार्ट: आप एक छोटा चार्ट बना सकते हैं जिसमें बाहरी मार्गदर्शन, नियम संविधान और आंतरिक मार्गदर्शन मूल्य अंतरात्मा को दिखाया गया हो। क्या आप सूचना का अधिकार, आरटीआई या ई गवर्नेंस में नैतिकता जैसे किसी व्यावहारिक विषय पर प्रश्न समझना चाहेंगे? यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर -4 एथिक्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अभिवृत्ति,
एटीट्यूड। पिछले वर्षों के पेपरों में अभिवृत्ति के निर्माण और परिवर्तन से जुड़े सवाल कई बार पूछे गए हैं। प्रश्न: अभिवृत्ति एटीट्यूड से आप क्या समझते हैं? एक लोक सेवक के लिए सकारात्मक अभिवृत्ति पॉजिटिव एटीट्यूड होना क्यों आवश्यक है? 150 शब्द। उत्तर आसान भाषा में। अभिवृत्ति का अर्थ। अभिवृत्ति का सरल अर्थ है किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या विचार के प्रति हमारी प्रतिक्रिया या सोचने का तरीका। यह सकारात्मक, नकारात्मक या तटस्थ हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई अधिकारी डिजिटल इंडिया को एक अवसर मानता है तो ये उसकी सकारात्मक अभिवृत्ति है, और यदि वह इसे केवल काम का बोझ मानता है तो ये नकारात्मक अभिवृत्ति है। लोक सेवक के लिए इसकी आवश्यकता। 1. समस्या समाधान। प्रशासन में रोज नई चुनौतियां आती हैं। सकारात्मक अभिवृत्ति वाला अधिकारी बाधाओं के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करता है। 2. जनता के प्रति संवेदनशीलता। यदि अधिकारी की अभिवृत्ति सेवाभावी है तो वो आम जनता, विशेषकर गरीबों की समस्याओं को अधिक धैर्य और विनम्रता से सुनेगा। 3. तनाव प्रबंधन। उच्च दबाव वाले कार्यों में सकारात्मक सोच मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने और टीम का मनोबल बढ़ाने में मदद करती है। 4. परिवर्तन को स्वीकारना। सरकारी नीतियों या नई तकनीकों को अपनाने के लिए सही नजरिया होना जरूरी है ताकि प्रशासन आधुनिक और कुशल बना रहे। निष्कर्ष: कौशल, स्किल और ज्ञान, नॉलेज व्यक्ति को पद दिला सकते हैं, लेकिन अभिवृत्ति एटीट्यूड ये तय करती है कि वो उस पद पर रहकर समाज के लिए कितना उपयोगी सिद्ध होगा। परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु। एबीसी मॉडल। यदि आप उत्तर में अभिवृत्ति के एबीसी मॉडल, ए अफेक्टिव भावना, बी बिहेवियरल व्यवहार, सी कॉग्निटिव विचार का जिक्र करेंगे तो आपको दूसरों से बेहतर अंक मिलेंगे। उदाहरण: किसी ऐसे अधिकारी का नाम या उदाहरण दें जिसने विपरीत स्थितियों में अपनी सकारात्मक सोच से जिले की स्थिति बदली हो, जैसे स्वच्छ भारत अभियान में सफलता। प्रवाह। उत्तर को पॉइंटर्स, बुलेट पॉइंट्स में लिखें ताकि परीक्षक को पढ़ने में आसानी हो। क्या आप अनुनय, पर्सुएजन या सोशल इन्फ्लुएंस, सामाजिक प्रभाव जैसे विषयों पर प्रश्न और उत्तर देखना चाहेंगे? यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 4 एथिक्स में लोक प्रशासन में शासन व्यवस्था और ईमानदारी खंड से नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में कानून बनाम अंतरात्मा पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न: लोक सेवकों के लिए नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में नियमों और अंतरात्मा के बीच संघर्ष को स्पष्ट कीजिए। 150 शब्द। उत्तर आसान भाषा में। नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत। एक लोक सेवक को कार्य करते समय अक्सर सही और गलत के बीच चुनाव करना पड़ता है। इसके लिए मार्गदर्शन के 2 प्रमुख स्रोत होते हैं। 1. नियम और कानून, रूल्स एंड लॉज। ये बाहरी स्रोत हैं जो लिखित रूप में होते हैं। ये प्रशासन में एकरूपता, निष्पक्षता और अनुशासन सुनिश्चित करते हैं। यह मनमानी रोकने का सबसे बड़ा हथियार है। 2. अंतरात्मा, कॉन्शियंस। ये एक आंतरिक स्रोत है जो व्यक्ति के नैतिक मूल्यों और अनुभवों पर आधारित होता है। जब नियम स्पष्ट न हों या 2 नियमों के बीच टकराव हो, तब अंतरात्मा मार्गदर्शन करती है। दोनों के बीच संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब कोई नियम कानूनी रूप से तो सही हो, लेकिन मानवीय आधार पर गलत प्रतीत हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी अत्यंत वृद्ध महिला के पास दस्तावेज न होने के कारण उसे राशन देने से मना कर दिया जाए, तो यहाँ नियम, दस्तावेज की अनिवार्यता और अंतरात्मा, भूखे की मदद के बीच संघर्ष होता है। समाधान: एक कुशल प्रशासक को नियमों के ढांचे के भीतर रहते हुए अपनी अंतरात्मा का उपयोग रचनात्मक व्याख्या के लिए करना चाहिए ताकि कानून की आत्मा, न्याय की रक्षा हो सके। निष्कर्ष: जहां नियम प्रशासन को स्थिरता देते हैं, वहीं अंतरात्मा उसे मानवीय चेहरा प्रदान करती है। सुशासन के लिए इन दोनों का संतुलन अनिवार्य है। परीक्षा हेतु विशेष टिप्स। गांधी जी का जंतर। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि जब दुविधा हो तो गांधी जी के जंतर, अंतिम व्यक्ति का भला को आधार बनाएं। कीवर्ड्स: कानूनी वैधता, लीगल वैलिडिटी बनाम नैतिक औचित्य, मॉरल जस्टिफिकेशन जैसे शब्दों का प्रयोग करें। क्या आप सूचना का अधिकार, आरटीआई या कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसे किसी व्यावहारिक विषय पर प्रश्न समझना चाहेंगे? यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर -4 एथिक्स में अनुनय, पर्सुएजन और सामाजिक प्रभाव, सोशल इन्फ्लुएंस से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि एक अधिकारी को जनता का व्यवहार बदलने के लिए इनकी बहुत आवश्यकता होती है। प्रश्न: अनुनय, पर्सुएजन से आप क्या समझते हैं? प्रशासन में सार्वजनिक लाभ के लिए इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है? 150 शब्द। उत्तर आसान भाषा में। अनुनय, पर्सुएजन का अर्थ: अनुनय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संचार,
कम्युनिकेशन के माध्यम से किसी व्यक्ति या समूह के विचारों, विश्वासों या व्यवहार को बदलने का प्रयास किया जाता है। इसमें किसी पर दबाव डालने या मजबूर करने के बजाय उसे तर्कों, भावनाओं और विश्वास के जरिए प्रेरित किया जाता है ताकि वह स्वेच्छा से अपनी सोच बदल ले। प्रशासन में इसका उपयोग। एक लोकसेवक कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अनुनय का प्रभावी उपयोग कर सकता है। एक, सामाजिक सुधार, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या स्वच्छ भारत अभियान में लोगों को पुरानी सोच छोड़कर नई आदतों को अपनाने के लिए प्रेरित करना। 2. कानून व्यवस्था, भीड़ को नियंत्रित करने या दंगों जैसी स्थिति में लोगों को समझा बुझाकर शांति व्यवस्था बहाल करना। 3. स्वास्थ्य जागरूकता, टीकाकरण, जैसे पोलियो या कोविड के प्रति फैले भ्रम को दूर कर लोगों को इसके लाभ समझाना। 4. स्वैच्छिक अनुपालन, नागरिकों को कर, टैक्स समय पर भरने या यातायात नियमों का पालन करने के लिए नैतिक रूप से तैयार करना। निष्कर्ष, अनुनय एक सॉफ्ट पावर है। प्रशासन में जहां केवल कानून या दंड काम नहीं आता, वहां अनुनय के माध्यम से स्थायी और सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है। परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु। तत्व: अनुनय की प्रभावशीलता, संदेश देने वाले की विश्वसनीयता, संदेश की गुणवत्ता और सुनने वाले की मानसिकता पर निर्भर करती है। उदाहरण: आप अमिताभ बच्चन पल्स पोलियो अभियान का उदाहरण दे सकते हैं कि कैसे एक विश्वसनीय चेहरे के माध्यम से जनता के व्यवहार को बदला गया। सफलता का मंत्र। सफल अनुनय के लिए लोक सेवक में समानुभूति, एम्पैथी और बेहतर संचार कौशल का होना अनिवार्य है। क्या आप सूचना की चोरी, साइबर एथिक्स या प्रशासन में गांधीवादी दर्शन के अनुप्रयोग पर अगला प्रश्न देखना चाहेंगे? यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर -4 एथिक्स में हितों का संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यवहारिक विषय है। पिछले वर्षों में इस पर सीधे प्रश्न और केस स्टडीज दोनों पूछी गई हैं। प्रश्न: हितों का संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? एक लोक सेवक को ऐसी स्थिति का समाधान किस प्रकार करना चाहिए? 150 शब्द। उत्तर: आसान भाषा में। अर्थ: हितों का संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब एक लोक सेवक के निजी हित, जैसे परिवार, मित्र, संपत्ति या व्यावसायिक संबंध, और उसके सार्वजनिक कर्तव्य के बीच टकराव हो। सरल शब्दों में, जब किसी अधिकारी को ऐसा निर्णय लेना हो जिससे उसके किसी करीबी को लाभ पहुंच सकता हो, तो वो निष्पक्ष नहीं रह पाता। भले ही वो भ्रष्टाचार न करे, लेकिन समाज में उसकी निष्पक्षता पर संदेह पैदा हो जाता है। समाधान के तरीके: ऐसी स्थिति आने पर एक लोक सेवक को निम्नलिखित नैतिक कदम उठाने चाहिए। 1. स्वैच्छिक प्रकटीकरण, डिस्क्लोजर। अधिकारी को तुरंत अपने उच्चाधिकारियों को लिखित में सूचित करना चाहिए कि विचाराधीन मामले में उसका व्यक्तिगत हित जुड़ा है। 2. प्रक्रिया से अलग होना, रिक्यूजल। सबसे आदर्श समाधान ये है कि अधिकारी उस निर्णय लेने वाली समिति या प्रक्रिया से खुद को पूरी तरह अलग कर ले। 3. पारदर्शिता। यदि प्रक्रिया से हटना संभव न हो तो निर्णय के हर चरण को पूरी तरह पारदर्शी और तर्कसंगत रखना चाहिए ताकि पक्षपात की कोई गुंजाइश न रहे। 4. नैतिक संहिता का पालन। अधिकारी को हमेशा निजी लाभ के ऊपर लोक कल्याण और संवैधानिक मूल्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। निष्कर्ष: प्रशासन में शुचिता बनाए रखने के लिए केवल ईमानदार होना काफी नहीं है, बल्कि ईमानदार दिखना भी जरूरी है। हितों के संघर्ष का सही प्रबंधन ही प्रशासन की विश्वसनीयता बनाए रखता है। परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु। उदाहरण: मान लीजिए आप एक इंटरव्यू बोर्ड के सदस्य हैं और उम्मीदवार आपका कोई रिश्तेदार है। यह हितों के संघर्ष का सटीक उदाहरण है। कीवर्ड्स: लोक विश्वास, पब्लिक ट्रस्ट, शुचिता, पारदर्शिता और नैतिक दुविधा जैसे शब्दों का प्रयोग करें। नोलन कमेटी। उत्तर में नोलन कमेटी के निस्वार्थता, सेल्फलेसनेस के सिद्धांत का जिक्र करना बहुत प्रभावी रहता है। क्या आप प्रशासनिक आचार संहिता या लोक सेवा हेतु समर्पित भाव जैसे किसी अन्य विषय पर प्रश्न देखना चाहेंगे? यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर -4 एथिक्स में लोक सेवा के प्रति समर्पण, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस एक ऐसा विषय है जिससे अक्सर यह पूछा जाता है कि एक अधिकारी को निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर कार्य क्यों करना चाहिए। प्रश्न: लोक सेवा के प्रति समर्पण से आप क्या समझते हैं? एक लोक सेवक के लिए इस गुण का होना क्यों आवश्यक है? 150 शब्द। उत्तर: आसान भाषा में। समर्पण का अर्थ: लोक सेवा के प्रति समर्पण का अर्थ है अपने व्यक्तिगत हितों, आराम और लाभ से ऊपर उठकर समाज और देश के कल्याण को प्राथमिकता देना। यह केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि एक मिशन की तरह कार्य करने की भावना है। एक समर्पित लोक सेवक वो है जो कठिन परिस्थितियों में भी बिना थके, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करता है। इसकी आवश्यकता क्यों है? 1. विषम परिस्थितियों में कार्य। प्रशासन में अक्सर तनावपूर्ण और चुनौतीपूर्ण स्थितियां आती हैं, जैसे दंगे, महामारी या प्राकृतिक आपदा।
ऐसी स्थिति में केवल समर्पित अधिकारी ही धैर्य के साथ जनता की सेवा कर सकता है। 2. वंचित वर्गों का उत्थान। समाज के अंतिम व्यक्ति, गरीब, बुजुर्ग, दिव्यांग की मदद करने के लिए नियमों के साथ साथ एक सेवा भाव की आवश्यकता होती है। 3. भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। जब अधिकारी का लक्ष्य सेवा होता है तो वो निजी लालच या रिश्वत जैसे प्रलोभनों से दूर रहता है। 4. नैतिक साहस। समर्पण अधिकारी को गलत दबावों के खिलाफ खड़े होने और सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है। निष्कर्ष, अंततः समर्पण ही वह गुण है जो एक प्रशासक को एक लोक सेवक में बदलता है। बिना समर्पण के प्रशासनिक दक्षता केवल यंत्रवत होती है, जिसमें मानवीय संवेदना का अभाव होता है। परीक्षा हेतु मुख्य सुझाव। उदाहरण का प्रयोग। आप उत्तर में कोविड-19 के दौरान फ्रंटलाइन अधिकारियों के समर्पण या किसी कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के कार्य का उदाहरण दे सकते हैं। संवैधानिक नैतिकता। उत्तर में यह स्पष्ट करें कि एक लोक सेवक का अंतिम समर्पण भारतीय संविधान के प्रति होना चाहिए। कीवर्ड्स: संवैधानिक मूल्य, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, लोक कल्याण और अंत्योदय जैसे शब्दों का उपयोग करें। क्या आप सांवेगिक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस के व्यावहारिक प्रयोग या प्रशासनिक आचार संहिता के बारे में जानना चाहेंगे? यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 4 एथिक्स में सांवेगिक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस -EI एक अत्यंत महत्वपूर्ण और फेवरेट टॉपिक है। पिछले वर्षों में इससे सीधे और व्यवहारिक अप्लाइड दोनों तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न: सांवेगिक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं? प्रशासन में इसकी क्या उपयोगिता है? 150 शब्द। उत्तर: आसान भाषा में। सांवेगिक बुद्धि EI का अर्थ। सांवेगिक बुद्धि का अर्थ है अपनी और दूसरों की भावनाओं, इमोशंस को पहचानने, समझने और उन्हें सही ढंग से प्रबंधित मैनेज करने की क्षमता। यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 4 एथिक्स में लोक सेवकों के लिए बुनियादी मूल्य खंड से समानुभूति, एम्पैथी पर आधारित प्रश्न लगभग हर साल किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। प्रश्न: समानुभूति, एम्पैथी से आप क्या समझते हैं? ये एक लोक सेवक को समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील बनाने में कैसे मदद करती है? 150 शब्द। उत्तर: आसान भाषा में। समानुभूति का अर्थ। समानुभूति का सरल अर्थ है स्वयं को दूसरे की परिस्थिति में रखकर देखना और उसके दुख या समस्याओं को उसी गहराई से महसूस करना जैसा वो व्यक्ति कर रहा है। यह दया, पिटी से अलग है। दया में हम केवल ऊपर से दुख जताते हैं, जबकि समानुभूति में हम उस दर्द को साझा करते हैं। कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता में भूमिका। एक मानवीय दृष्टिकोण। जब एक अधिकारी में समानुभूति होती है तो वो गरीब या वंचित व्यक्ति को केवल फाइल का नंबर नहीं बल्कि एक इंसान मानता है। इससे प्रशासन में संवेदनशीलता आती है। 2. नियमों की मानवीय व्याख्या। समानुभूति रखने वाला लोक सेवक कठोर नियमों के जाल में फंसने के बजाय कानून के दायरे में रहकर समस्या का वो समाधान ढूंढता है जो उस व्यक्ति को अधिकतम राहत पहुंचा सके। 3. योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन। यदि अधिकारी समझता है कि एक दिव्यांग या बुजुर्ग को दफ्तर आने में कितनी कठिनाई होती है तो वो सेवा को उनके द्वार तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। 4. जनता का विश्वास। जब लोगों को लगता है कि अधिकारी उनकी बात को दिल से समझ रहा है तो प्रशासन और जनता के बीच की दूरी कम होती है। निष्कर्ष: समानुभूति वो नैतिक पुल है जो एक प्रशासक को समाज के अंतिम व्यक्ति से जोड़ता है। इसके बिना लोक सेवा केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया बनकर रह जाएगी। परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु। कीवर्ड्स: स्वयं को दूसरे के स्थान पर रखना, पुटिंग oneself in someone else's shoes, सक्रिय श्रवण और अंत्योदय। उदाहरण: आप बाबा आमटे या किसी ऐसे अधिकारी का जिक्र कर सकते हैं जिसने आदिवासियों या कुष्ठ रोगियों के बीच रहकर उनके जीवन को समझा। समानुभूति बनाम सहानुभूति। उत्तर में एक लाइन ये भी लिखें कि समानुभूति सहानुभूति सिंपैथी से कहीं अधिक गहरी और क्रियाशील भावना है। क्या आप सांवेगिक बुद्धि और समानुभूति के बीच संबंध को समझना चाहेंगे? यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 4 एथिक्स में प्रशासन में मूल्य खंड से जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी और उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच अंतर पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। यह एक बुनियादी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय है। प्रश्न:
जवाबदेही और उत्तरदायित्व में क्या अंतर है? लोक प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेही क्यों आवश्यक है? 150 शब्द। उत्तर आसान भाषा में। जवाबदेही बनाम उत्तरदायित्व। अक्सर इन दोनों शब्दों को एक जैसा मान लिया जाता है, लेकिन नैतिकता में इनमें सूक्ष्म अंतर है। उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह कार्य करने का नैतिक दायित्व है। यह आंतरिक होता है, जैसे एक डॉक्टर का जिम्मेदारी से इलाज करना उसका उत्तरदायित्व है। यह कार्य के दौरान और पहले महसूस किया जाता है। जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी, यह कार्य के परिणाम के लिए स्पष्टीकरण देने की अनिवार्यता है। ये बाहरी और दंड योग्य होती है। यदि कोई काम गलत हुआ तो अधिकारी को जवाब देना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। यह कार्य के बाद आती है। पारदर्शिता के लिए जवाबदेही की आवश्यकता। 1. शक्ति के दुरुपयोग पर रोक। जब अधिकारी को पता होता है कि उसे अपने हर निर्णय का जवाब देना है तो वो मनमानी करने से बचता है। 2. भ्रष्टाचार में कमी। जवाबदेही की प्रक्रिया, जैसे सोशल ऑडिट या आरटीआई, कार्यों को जनता के सामने लाती है, जिससे पर्दे के पीछे होने वाले गलत काम रुकते हैं। 3. दक्षता में सुधार। जवाबदेही तय होने से कार्य समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरे होते हैं, क्योंकि अधिकारी अपनी विफलता के परिणामों से बचना चाहता है। निष्कर्ष, उत्तरदायित्व व्यक्ति को भीतर से प्रेरित करता है, जबकि जवाबदेही बाहर से नियंत्रित करती है। सुशासन के लिए इन दोनों का होना अनिवार्य है, ताकि प्रशासन पारदर्शी और जनहितैषी बना रहे। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण सुझाव। कीवर्ड्स: बाहरी नियंत्रण एक्सटर्नल कंट्रोल, नैतिक बोध एथिकल सेंस, सोशल ऑडिट और आरटीआई। एक लाइन का मंत्र: जवाबदेही के बिना शक्ति भ्रष्ट बनाती है। उदाहरण: आप पंचायत स्तर पर होने वाले सोशल ऑडिट का उदाहरण दे सकते हैं, जहां मुखिया को जनता के सामने जवाब देना पड़ता है। क्या आप कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर या प्रशासनिक विवेक के बारे में अगला प्रश्न देखना चाहेंगे? यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 4 एथिक्स में नैतिकता और मानवीय इंटरफेस खंड से मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और शिक्षण संस्थानों की भूमिका पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न: मानवीय मूल्यों के विकास में परिवार की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। 150 शब्द। उत्तर आसान भाषा में। भूमिका: परिवार किसी भी व्यक्ति की प्रथम पाठशाला होती है और माता पिता उसके पहले शिक्षक होते हैं। एक बच्चा अपने जीवन के शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण वर्ष परिवार के साथ बिताता है, जहां उसके चरित्र की नींव पड़ती है। मानवीय मूल्यों के विकास में भूमिका: 1. संस्कार और व्यवहार। बच्चा अपने बड़ों को देखकर अनुकरण इमिटेशन के माध्यम से सीखता है। बड़ों का सम्मान करना, सच बोलना और विनम्रता जैसे बुनियादी मूल्य परिवार से ही आते हैं। 2. समानुभूति और प्रेम। परिवार में भाई बहनों और बुजुर्गों के साथ रहने से बच्चे के अंदर त्याग, सहयोग, प्रेम और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता एम्पैथी का विकास होता है। 3. लिंग समानता जेंडर इक्वालिटी। यदि परिवार में माता और पिता दोनों के कार्यों को समान सम्मान मिलता है तो बच्चे के मन में लैंगिक समानता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। 4. नैतिक मार्गदर्शन। सही और गलत के बीच भेद करना और गलत कार्य करने पर मिलने वाली डांट या सीख बच्चे को भविष्य में एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है। सीमाएं। कभी कभी परिवार में व्याप्त रूढ़िवादिता या भेदभावपूर्ण आचरण बच्चे की सोच को संकीर्ण भी बना सकता है। निष्कर्ष: अंततः परिवार वो प्राथमिक ढांचा है जो व्यक्ति को सामाजिक और नैतिक रूप से आकार देता है। जैसा कि कहा गया है, यदि घर में शांति और संस्कार हैं तो राष्ट्र में भी व्यवस्था बनी रहेगी। परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु। कीवर्ड्स: प्राथमिक समाजीकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन, अनुकरण, नैतिक आधारशिला और सांस्कृतिक विरासत। उदाहरण: आप छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर उनकी माता जीजाबाई के प्रभाव का उदाहरण दे सकते हैं। फ्लोचार्ट: आप एक छोटा चित्र बना सकते हैं जिसमें केंद्र में व्यक्ति हो और उसे घेरते हुए परिवार, समाज और विद्यालय को मूल्यों के स्रोत के रूप में दिखाया गया हो। क्या आप मूल्य निर्माण में शिक्षण संस्थानों की भूमिका या लोक सेवा के प्रति समर्पण के बारे में जानना चाहेंगे? यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 4 एथिक्स में लोक प्रशासन में नैतिकता खंड से लोक सेवा के बुनियादी मूल्यों फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ पब्लिक सर्विस पर आधारित प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। इस बार हम निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी और गैर तरफदारी नॉन पार्टिजनशिप पर केंद्रित एक प्रश्न को समझेंगे, जो अक्सर शॉर्ट नोट या तुलना के रूप में आता है। प्रश्न: लोक सेवा के संदर्भ में निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी और गैर तरफदारी नॉन पार्टिजनशिप का क्या अर्थ है? प्रशासन में इनका क्या महत्व है? 150 शब्द। उत्तर आसान भाषा में। अर्थ: निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी। इसका अर्थ है कि एक लोक सेवक को निर्णय लेते समय केवल तथ्यों, गुणों और योग्यता मेरिट के आधार पर कार्य करना चाहिए।
उसे धर्म, जाति, क्षेत्र या व्यक्तिगत पसंद नापसंद के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। गैर तरफदारी, नॉन पार्टिजनशिप, इसका मुख्य संबंध राजनीतिक तटस्थता से है। एक अधिकारी को किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा से प्रभावित हुए बिना सत्ता में बैठी सरकार की नीतियों को पूरी निष्ठा से लागू करना चाहिए। प्रशासन में इनका महत्व। 1. जनता का विश्वास। जब लोगों को लगता है कि अधिकारी बिना किसी भेदभाव के काम कर रहा है, तो सरकार और प्रशासन के प्रति जनता का भरोसा बढ़ता है। 2. संवैधानिक मर्यादा। ये मूल्य सुनिश्चित करते हैं कि प्रशासन किसी व्यक्ति विशेष के बजाय संविधान और कानून के अनुसार चले। 3. कुशलता। राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रहकर अधिकारी स्वतंत्र रूप से जनहित में सर्वोत्तम निर्णय ले पाता है। 4. लोकतंत्र की सुरक्षा। निष्पक्ष चुनाव और पारदर्शी नीतियां तभी संभव हैं जब अधिकारी गैर तरफदार हों। निष्कर्ष। निष्पक्षता और गैर तरफदारी लोक सेवा की रीढ़ हैं। ये मूल्य एक अधिकारी को लोक सेवक बनाए रखते हैं और उसे किसी भी प्रकार के बाहरी दबाव से बचाते हैं। परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु और टिप्स। कीवर्ड्स: योग्यता आधारित चयन, मेरिट बेस्ड, राजनीतिक तटस्थता, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, संवैधानिक नैतिकता और वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। छोटा उदाहरण: यदि कोई अधिकारी अपने स्वयं के रिश्तेदार की फाइल को भी उसी सख्त मानक से जांचता है जिससे दूसरों की, तो ये निष्पक्षता है। चुनाव के दौरान किसी भी दल का पक्ष न लेना गैर तरफदारी है। नोलन कमेटी। आप उत्तर के अंत में लिख सकते हैं कि ये मूल्य नोलन कमेटी द्वारा सुझाए गए लोक जीवन के 7 सिद्धांतों का हिस्सा हैं। क्या आप सांवेगिक बुद्धि या उत्तरदायित्व बनाम जवाबदेही के बारे में अगला प्रश्न समझना चाहेंगे? यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 4 एथिक्स में लोक प्रशासन में नैतिकता खंड से वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी पर आधारित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ये लोक सेवा के उन 7 सिद्धांतों में से एक है जिन्हें नोलन कमेटी ने सुझाया था। प्रश्न: लोक सेवा के संदर्भ में वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी से आप क्या समझते हैं? एक प्रशासक के लिए इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। 150 शब्द। उत्तर: आसान भाषा में। वस्तुनिष्ठता का अर्थ। वस्तुनिष्ठता का अर्थ है निर्णय लेते समय व्यक्तिगत भावनाओं, पूर्वाग्रहों, मान्यताओं या किसी के दबाव में न आना। इसका अर्थ है कि एक लोक सेवक को केवल तथ्यों, फैक्ट्स, प्रमाणों, एविडेंस और निर्धारित नियमों के आधार पर ही कोई फैसला लेना चाहिए। सरल शब्दों में, निर्णय दिमाग से होना चाहिए, न कि दिल या व्यक्तिगत पसंद से। प्रशासक के लिए इसका महत्व। 1. भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पर रोक। जब निर्णय केवल योग्यता और तथ्यों पर आधारित होते हैं तो पक्षपात या अपनों को लाभ पहुंचाने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। 2. पारदर्शिता और जवाबदेही। वस्तुनिष्ठ निर्णय को तर्कों और कागजों पर साबित करना आसान होता है, जिससे प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ती है। 3. संसाधनों का सही आवंटन। सरकारी योजनाओं का लाभ सही लाभार्थी तक तभी पहुंच सकता है जब अधिकारी बिना किसी पूर्वाग्रह के डेटा के आधार पर चयन करे। 4. लोकतंत्र में विश्वास। निष्पक्ष और तथ्यपरक निर्णय जनता के बीच सरकार की छवि को मजबूत करते हैं। निष्कर्ष: वस्तुनिष्ठता वो चश्मा है जो एक अधिकारी को सत्य देखने में मदद करता है। बिना वस्तुनिष्ठता के प्रशासन संकीर्ण सोच और अराजकता का शिकार हो सकता है। परीक्षा हेतु मुख्य सुझाव। कीवर्ड्स: तथ्य आधारित, फैक्ट बेस्ड, योग्यता, मेरिट, तटस्थता और नोलन समिति। उदाहरण: यदि एक चयन समिति का अध्यक्ष किसी उम्मीदवार का चयन केवल उसके इंटरव्यू में प्रदर्शन, तथ्य के आधार पर करता है, न कि उसकी जाति या क्षेत्र के आधार पर, तो यह वस्तुनिष्ठता है। फ्लो चार्ट। आप एक छोटा चार्ट बना सकते हैं जिसमें दिखाया गया हो कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में तथ्य जोड़ नियम इक्वल्स वस्तुनिष्ठता होती है। क्या आप कॉर्पोरेट एथिक्स या लोक सेवा के प्रति समर्पण के बारे में अगला प्रश्न समझना चाहेंगे? यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 4 एथिक्स में शासन व्यवस्था में ईमानदारी खंड से लोक सेवा के उच्च मूल्यों के बारे में अक्सर पूछा जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है लोक सेवा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस। प्रश्न: लोक सेवा, पब्लिक सर्विस से आप क्या समझते हैं? एक लोक सेवक के लिए सेवा की भावना, स्पिरिट ऑफ सर्विस का क्या महत्व है? 150 शब्द। उत्तर: आसान भाषा में। लोक सेवा का अर्थ। लोक सेवा का अर्थ है बिना किसी निजी स्वार्थ के जनता के हित में कार्य करना। यह केवल एक आजीविका या करियर नहीं है, बल्कि समाज के प्रति एक नैतिक जिम्मेदारी है। लोक सेवा का मुख्य उद्देश्य संविधान में निहित न्याय, समानता और स्वतंत्रता के लक्ष्यों को प्राप्त करना और समाज के अंतिम व्यक्ति अंत्योदय का कल्याण करना है। सेवा की भावना का महत्व। एक प्रशासक के लिए केवल नियमों का पालन करना पर्याप्त नहीं है, उसके अंदर सेवा की भावना का होना निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। 1. संवेदनशीलता।
ये भावना अधिकारी को गरीबों और असहायों की समस्याओं के प्रति जागरूक बनाती है, जिससे वो केवल यंत्र की तरह नहीं बल्कि इंसान की तरह काम करता है। 2. नैतिक साहस। जब अधिकारी का लक्ष्य सेवा होता है तो वो राजनीतिक दबाव या भ्रष्टाचार के लालच के सामने झुकता नहीं है। 3. लोक कल्याण। सेवा भाव से प्रेरित अधिकारी नियमों की व्याख्या इस तरह करता है जिससे आम नागरिक को अधिकतम लाभ मिले। 4. जनता का विश्वास। जब समाज देखता है कि अधिकारी उनकी भलाई के लिए समर्पित है तो प्रशासन के प्रति जनता का सम्मान और सहयोग बढ़ता है। निष्कर्ष। अंततः लोक सेवा की आत्मा उसकी निस्वार्थ भावना में निहित है। बिना सेवा भाव के प्रशासन संवेदनहीन और केवल कागजों तक सीमित रह जाएगा। परीक्षा हेतु विशेष टिप्स। कोटेशन। उत्तर की शुरुआत या अंत में महात्मा गांधी का ये वाक्य लिख सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका खुद को खोजने का यह है कि आप दूसरों की सेवा में खुद को खो दें। कीवर्ड्स: अंत्योदय, संवैधानिक नैतिकता, निस्वार्थता और जन केंद्रित शासन। उदाहरण: किसी ऐसे अधिकारी का जिक्र करें जिसने आपदा के समय अपनी छुट्टी छोड़कर जनता की मदद की हो। यह सेवा की भावना का उत्कृष्ट उदाहरण है। क्या आप नैतिक दुविधा, एथिकल डायलेमा या प्रशासनिक नैतिकता से जुड़े किसी और सवाल को समझना चाहेंगे? यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 4 एथिक्स में नैतिक दुविधा, एथिकल डिलेमा एक ऐसा विषय है जिससे लगभग हर साल प्रश्न या केस स्टडी पूछी जाती है। ये एक प्रशासनिक अधिकारी के सामने आने वाली सबसे व्यावहारिक चुनौती है। प्रश्न: नैतिक दुविधा, एथिकल डिलेमा से आप क्या समझते हैं? प्रशासन में एक लोक सेवक के सामने आने वाली किन्हीं 2 नैतिक दुविधाओं का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। 150 शब्द। उत्तर: आसान भाषा में। नैतिक दुविधा का अर्थ: नैतिक दुविधा एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां व्यक्ति के सामने 2 या 2 से अधिक विकल्प होते हैं और दोनों ही नैतिक रूप से सही या गलत प्रतीत होते हैं। इसमें किसी एक विकल्प को चुनने का अर्थ अक्सर दूसरे महत्वपूर्ण मूल्य का त्याग करना होता है। सरल शब्दों में ये सही बनाम सही या गलत बनाम गलत के बीच का संघर्ष है। प्रशासन में प्रमुख नैतिक दुविधाएं: 1. नियम बनाम मानवता, रूल्स वीएस कंपैशन। अक्सर एक अधिकारी के सामने ऐसी स्थिति आती है जहां नियम किसी गरीब की मदद करने से रोकते हैं, जैसे दस्तावेज न होने पर राशन न देना। यहां दुविधा होती है कि वो कानून का पालन करे या मानवीय संवेदना का। 2. व्यक्तिगत लाभ बनाम सार्वजनिक कर्तव्य, पर्सनल इंटरेस्ट वीएस पब्लिक ड्यूटी। यदि किसी सरकारी ठेके की दौड़ में अधिकारी का कोई करीबी शामिल हो तो उसके सामने दुविधा होती है कि वह अपने पारिवारिक संबंधों को निभाए या निष्पक्षता के साथ सरकारी कर्तव्य को। समाधान: एक लोक सेवक को ऐसी स्थितियों में संवैधानिक मूल्यों, कानून की आत्मा और जनहित को आधार मानकर निर्णय लेना चाहिए। निष्कर्ष: नैतिक दुविधाएं लोक सेवक के चरित्र की परीक्षा होती हैं। इनका उचित समाधान ही शासन में नैतिकता और लोक विश्वास को बनाए रखता है। परीक्षा हेतु मुख्य सुझाव। कीवर्ड्स: नैतिक दुविधा, हितों का संघर्ष, संवैधानिक नैतिकता और विवेकपूर्ण निर्णय। गांधी जी का जंतर। आप लिख सकते हैं कि दुविधा के समय गांधी जी के अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का भला के सिद्धांत को दिशा निर्णय के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। प्रवाह। उत्तर में एक छोटा सा उदाहरण देने से स्पष्टता बढ़ती है और अच्छे अंक मिलते हैं। क्या आप प्रशासनिक भ्रष्टाचार के कारण या गांधीवादी नैतिकता के बारे में अगला प्रश्न समझना चाहेंगे? यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 4 एथिक्स में शासन व्यवस्था में ईमानदारी और दार्शनिकों के योगदान खंड से गांधीवादी नैतिकता, गांधीयन एथिक्स पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। विशेषकर उनके 7 सामाजिक पाप, 7 सोशल सिंस की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न: महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित 7 सामाजिक पापों में से किन्हीं 3 की चर्चा कीजिए। ये वर्तमान प्रशासन में कैसे प्रासंगिक हैं? 150 शब्द। उत्तर: आसान भाषा में। गांधीवादी नैतिकता और 7 पाप। गांधी जी ने यंग इंडिया 1925 में 7 ऐसी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया था जो समाज को पतन की ओर ले जाती हैं। इनमें से 3 प्रमुख निम्नलिखित हैं। 1. सिद्धांत के बिना राजनीति, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स। जब राजनीति केवल सत्ता पाने का जरिया बन जाए और उसमें नैतिक मूल्यों जैसे सत्य, अहिंसा का अभाव हो। 2. काम के बिना धन, वेल्थ विदाउट वर्क। बिना श्रम किए सट्टेबाजी या भ्रष्टाचार के माध्यम से धन अर्जित करना। 3. चरित्र के बिना ज्ञान, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। शिक्षा का उपयोग तो करना लेकिन उसमें नैतिकता और मानवीय मूल्यों का न होना। वर्तमान प्रशासन में प्रासंगिकता। भ्रष्टाचार पर रोक, काम के बिना धन की अवधारणा लोक सेवकों को ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करने और रिश्वतखोरी से बचने की प्रेरणा देती है। नैतिक नेतृत्व,
सिद्धांत विहीन राजनीति की सीख प्रशासन को राजनीतिक दबाव में गलत काम करने के बजाय संवैधानिक मूल्यों पर टिके रहने का साहस देती है। तकनीक का मानवीय उपयोग, चरित्रहीन ज्ञान का विचार प्रशासकों को याद दिलाता है कि डेटा और तकनीक का उपयोग केवल कुशलता के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। निष्कर्ष: गांधी जी के ये विचार आज भी सुशासन, गुड गवर्नेंस के लिए एक नैतिक दिशा निर्देश का कार्य करते हैं। परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु। कीवर्ड्स: नैतिक राजनीति, श्रम की गरिमा, चरित्र निर्माण और सामाजिक न्याय। प्रस्तुति: यदि आप सातों पापों का नाम एक छोटे से माइंड मैप या चार्ट में दिखा दें तो उत्तर बहुत प्रभावशाली लगेगा। तुलना: इसे आप वर्तमान की कॉर्पोरेट एथिक्स या राजनीतिक अपराधीकरण जैसी समस्याओं से जोड़कर भी लिख सकते हैं। क्या आप अरस्तु के सद्गुण या भगवद गीता का निष्काम कर्मयोग और प्रशासन में उसका महत्व समझना चाहेंगे? यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 4 एथिक्स में लोक सेवा के बुनियादी मूल्य खंड से सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी पर सवाल लगभग हर साल पूछा जाता है। यह एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए सबसे अनिवार्य गुण माना जाता है। प्रश्न: सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी से आप क्या समझते हैं? एक लोक सेवक के लिए यह ईमानदारी से किस प्रकार भिन्न है? 150 शब्द। उत्तर: आसान भाषा में। सत्यनिष्ठा का अर्थ है अपने नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति के विचारों, शब्दों और कार्यों में पूर्ण सामंजस्य होना चाहिए। एक सत्यनिष्ठ अधिकारी वो है जो तब भी सही काम करता है जब उसे कोई देख न रहा हो, और वो किसी भी प्रलोभन या दबाव में अपने मूल्यों से समझौता नहीं करता। सत्यनिष्ठा बनाम ईमानदारी, अक्सर इन्हें एक ही माना जाता है, लेकिन इनमें गहरा अंतर है। ईमानदारी, ऑनेस्टी, ये मुख्य रूप से सच बोलने और चोरी या धोखाधड़ी न करने से जुड़ी है। एक व्यक्ति ईमानदार हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो गलत व्यवस्था के खिलाफ आवाज न उठाए। सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी, यह ईमानदारी से एक कदम आगे है। इसमें व्यक्ति न केवल खुद ईमानदार होता है, बल्कि वह विषम परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है। ईमानदारी कृत्य है, जबकि सत्यनिष्ठा चरित्र का आंतरिक गुण है। प्रशासन में महत्व। 1. विश्वसनीयता, सत्यनिष्ठ अधिकारी प्रशासन की साख बढ़ाता है। 2. नैतिक साहस, ये अधिकारी को गलत राजनीतिक दबावों को ठुकराने की शक्ति देती है। 3. स्थिरता, यह सुनिश्चित करती है कि निर्णय किसी व्यक्तिगत लाभ के बजाय जनहित में लिए जाएं। निष्कर्ष: ईमानदारी एक लोक सेवक की न्यूनतम आवश्यकता है, जबकि सत्यनिष्ठा उसकी सर्वोच्च पूंजी है। सुशासन की नींव सत्यनिष्ठा पर ही टिकी होती है। परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु। कीवर्ड्स: मनसा वाचा कर्मणा, सोच, बोलना और करना एक समान, नैतिक सुदृढ़ता, अंतर्निहित मूल्य और नोलन समिति। उदाहरण: यदि एक अधिकारी को पता चलता है कि उसके विभाग में कोई वरिष्ठ भ्रष्टाचार कर रहा है, तो केवल चुप रहना ईमानदारी हो सकती है, क्योंकि उसने खुद चोरी नहीं की, लेकिन उस भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होना सत्यनिष्ठा है। कोटेशन: सत्यनिष्ठा वो है जो आप तब करते हैं जब कोई आपको नहीं देख रहा होता है। क्या आप लोक सेवा के 7 सिद्धांतों, नोलन प्रिंसिपल्स या प्रशासनिक विवेक के बारे में अगला प्रश्न देखना चाहेंगे? यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 4 एथिक्स में लोक प्रशासन में शासन व्यवस्था और ईमानदारी खंड से नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में कानून बनाम अंतरात्मा पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न: लोक सेवकों के लिए नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में नियमों और अंतरात्मा के बीच संघर्ष को स्पष्ट कीजिए। 150 शब्द। उत्तर: आसान भाषा में। नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत: एक लोक सेवक को कार्य करते समय अक्सर सही और गलत के बीच चुनाव करना पड़ता है। इसके लिए मार्गदर्शन के 2 प्रमुख स्रोत होते हैं। 1. नियम और कानून, रूल्स एंड लॉज। ये बाहरी स्रोत हैं जो लिखित रूप में होते हैं। ये प्रशासन में एकरूपता, निष्पक्षता और अनुशासन सुनिश्चित करते हैं। यह मनमानी रोकने का सबसे बड़ा हथियार है। 2. अंतरात्मा, कॉन्शियंस। ये एक आंतरिक स्रोत है जो व्यक्ति के नैतिक मूल्यों और अनुभवों पर आधारित होता है। जब नियम स्पष्ट न हो या 2 नियमों के बीच टकराव हो, तब अंतरात्मा मार्गदर्शन करती है। दोनों के बीच संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब कोई नियम कानूनी रूप से तो सही हो, लेकिन मानवीय आधार पर गलत प्रतीत हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी अत्यंत वृद्ध महिला के पास दस्तावेज न होने के कारण उसे राशन देने से मना कर दिया जाए, तो यहाँ नियम, दस्तावेज की अनिवार्यता और अंतरात्मा, भूखे की मदद के बीच संघर्ष होता है। समाधान: एक कुशल प्रशासक को नियमों के ढांचे के भीतर रहते हुए अपनी अंतरात्मा का उपयोग रचनात्मक व्याख्या के लिए करना चाहिए, ताकि कानून की आत्मा, न्याय की रक्षा हो सके। निष्कर्ष:
जहां नियम प्रशासन को स्थिरता देते हैं, वहीं अंतरात्मा उसे मानवीय चेहरा प्रदान करती है। सुशासन के लिए इन दोनों का संतुलन अनिवार्य है। परीक्षा हेतु विशेष टिप्स। गांधी जी का जंतर। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि जब दुविधा हो तो गांधी जी के जंतर अंतिम व्यक्ति का भला को आधार बनाएं। कीवर्ड्स: कानूनी वैधता, लीगल वैलिडिटी, बनाम नैतिक औचित्य, मॉरल जस्टिफिकेशन जैसे शब्दों का प्रयोग करें। क्या आप सूचना का अधिकार, आरटीआई या कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसे किसी व्यावहारिक विषय पर प्रश्न समझना चाहेंगे? यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर -4 एथिक्स में नोलन समिति के सिद्धांत, नोलन प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। यह टॉपिक लोक सेवा के मूल्यों का आधार माना जाता है। प्रश्न: सार्वजनिक जीवन के नोलन सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। लोक प्रशासन में इनकी क्या प्रासंगिकता है? 150 शब्द। उत्तर: आसान भाषा में। नोलन सिद्धांत: 1994 में ब्रिटेन में गठित नोलन समिति ने लोक जीवन पब्लिक लाइफ के लिए 7 बुनियादी नैतिक सिद्धांत दिए थे, जो पूरी दुनिया के लोक प्रशासकों के लिए मानक बन गए हैं। ये 7 सिद्धांत निम्नलिखित हैं। 1. निस्वार्थता, सेल्फलेसनेस। लोक सेवक को केवल जनहित में निर्णय लेना चाहिए, न कि निजी लाभ के लिए। 2. सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी। किसी बाहरी व्यक्ति या संस्था के प्रभाव में न आना और अपने मूल्यों पर अडिग रहना। 3. वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। निर्णय केवल तथ्यों, योग्यता और गुणों, मेरिट के आधार पर लेना। 4. जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। अपने निर्णयों और कार्यों के लिए जनता को स्पष्टीकरण देना। 5. खुलापन, ओपननेस। सरकारी निर्णयों में पारदर्शिता रखना और जानकारी साझा करना। 6. ईमानदारी, ऑनेस्टी। अपने निजी हितों की घोषणा करना और किसी भी लाभ के टकराव को दूर करना। 7. नेतृत्व, लीडरशिप। स्वयं इन मूल्यों का पालन कर दूसरों के लिए उदाहरण पेश करना। प्रासंगिकता। सुशासन, गुड गवर्नेंस। ये सिद्धांत प्रशासन में भ्रष्टाचार को कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करते हैं। जनता का विश्वास। जब अधिकारी इन मूल्यों का पालन करते हैं तो शासन प्रणाली के प्रति आम आदमी का भरोसा मजबूत होता है। नैतिक मार्गदर्शन। ये लोक सेवकों को कठिन परिस्थितियों या नैतिक दुविधा के समय सही रास्ता दिखाते हैं। निष्कर्ष: नोलन सिद्धांत केवल कागजी नियम नहीं है, बल्कि एक पारदर्शी और संवेदनशील प्रशासन की नींव है। परीक्षा हेतु मुख्य टिप्स। याद रखने का तरीका: आप इन 7 को SIOAOHL, सेल्फलेसनेस, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी, लीडरशिप के रूप में याद कर सकते हैं। कीवर्ड्स: लोक जीवन के मानक, नैतिक ढांचा और प्रशासनिक शुचिता। विशेष: उत्तर में इन 7 शब्दों का उल्लेख करना अनिवार्य है, क्योंकि ये मानक शब्दावली हैं। क्या आप सांवेगिक बुद्धि या नैतिक दुविधा के किसी विशिष्ट उदाहरण पर अगला प्रश्न देखना चाहेंगे? यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 4 एथिक्स में शासन व्यवस्था में ईमानदारी खंड से नागरिक अधिकार पत्र, सिटीजन्स चार्टर, एक बहुत ही व्यावहारिक और बार बार पूछा जाने वाला विषय है। प्रश्न: नागरिक अधिकार पत्र, सिटीजन्स चार्टर से आप क्या समझते हैं? इसके मुख्य तत्वों का उल्लेख कीजिए। 150 शब्द। उत्तर: आसान भाषा में। अर्थ: नागरिक अधिकार पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें कोई सरकारी विभाग या संगठन अपनी सेवाओं की गुणवत्ता, समय सीमा और शिकायत निवारण के बारे में जनता को लिखित प्रतिबद्धता देता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासन को जन केंद्रित, यूजर फ्रेंडली बनाना और नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। यह दर्शाता है कि सरकार जनता की स्वामी नहीं बल्कि सेवक है। नागरिक अधिकार पत्र के मुख्य तत्व। 1. विजन और मिशन। संगठन का मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? 2. सेवाओं का विवरण। विभाग कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करता है? 3. समय सीमा। प्रत्येक कार्य, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनाना या जन्म प्रमाण पत्र देना, कितने दिनों में पूरा होगा? 4. गुणवत्ता के मानक। दी जाने वाली सेवा का स्तर कैसा होगा? 5. शिकायत निवारण तंत्र। यदि सेवा समय पर या सही ढंग से न मिले तो नागरिक कहां और किससे शिकायत कर सकता है? 6. अपेक्षाएं। संगठन नागरिकों से क्या सहयोग चाहता है, जैसे सही दस्तावेज लाना। महत्व: यह प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और व्यावसायिकता को बढ़ावा देता है। इससे लालफीताशाही, रेड टेपिज्म कम होती है और भ्रष्टाचार पर लगाम लगती है। निष्कर्ष: नागरिक अधिकार पत्र सुशासन, गुड गवर्नेंस का एक सशक्त माध्यम है। इसकी सफलता केवल इसे बनाने में नहीं, बल्कि इसके प्रभावी क्रियान्वयन में निहित है। परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु। कीवर्ड्स: सेवा प्रदाता, सर्विस प्रोवाइडर, लोक केंद्रित शासन, समयबद्धता और जवाबदेही।
उदाहरण, आप उत्तर प्रदेश सरकार के जनहित गारंटी अधिनियम या ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का उदाहरण दे सकते हैं, जहां सेवाओं की समय सीमा तय है। इतिहास, भारत में इसे 1997 के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के बाद व्यापक रूप से अपनाया गया था। क्या आप सूचना का अधिकार, आरटीआई या प्रशासनिक आचार संहिता के बारे में अगला प्रश्न देखना चाहेंगे? यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 4 एथिक्स में लोक प्रशासन में शासन व्यवस्था और ईमानदारी खंड से लोक सेवा के प्रति समर्पण, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एक ऐसा विषय है जिससे अक्सर यह पूछा जाता है कि एक अधिकारी को निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर कार्य क्यों करना चाहिए। प्रश्न, लोक सेवा के प्रति समर्पण से आप क्या समझते हैं? एक लोक सेवक के लिए इस गुण का होना क्यों आवश्यक है? 150 शब्द। उत्तर, आसान भाषा में। समर्पण का अर्थ, लोक सेवा के प्रति समर्पण का अर्थ है अपने व्यक्तिगत हितों, आराम और लाभ से ऊपर उठकर समाज और देश के कल्याण को प्राथमिकता देना। यह केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि एक मिशन की तरह कार्य करने की भावना है। एक समर्पित लोक सेवक वो है जो कठिन परिस्थितियों में भी बिना थके, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करता है। इसकी आवश्यकता क्यों है? 1. विषम परिस्थितियों में कार्य। प्रशासन में अक्सर तनावपूर्ण और चुनौतीपूर्ण स्थितियां आती हैं, जैसे दंगे, महामारी या प्राकृतिक आपदा। ऐसी स्थिति में केवल समर्पित अधिकारी ही धैर्य के साथ जनता की सेवा कर सकता है। 2. वंचित वर्गों का उत्थान। समाज के अंतिम व्यक्ति, गरीब, बुजुर्ग, दिव्यांग की मदद करने के लिए नियमों के साथ साथ एक सेवा भाव की आवश्यकता होती है। 3. भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। जब अधिकारी का लक्ष्य सेवा होता है तो वो निजी लालच या रिश्वत जैसे प्रलोभनों से दूर रहता है। 4. नैतिक साहस। समर्पण अधिकारी को गलत दबावों के खिलाफ खड़े होने और सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है। निष्कर्ष, अंततः समर्पण ही वह गुण है जो एक प्रशासक को एक लोक सेवक में बदलता है। बिना समर्पण के प्रशासनिक दक्षता केवल यंत्रवत होती है, जिसमें मानवीय संवेदना का अभाव होता है। परीक्षा हेतु मुख्य सुझाव। उदाहरण का प्रयोग, आप उत्तर में कोविड-19 के दौरान फ्रंटलाइन अधिकारियों के समर्पण या किसी कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के कार्य का उदाहरण दे सकते हैं। संवैधानिक नैतिकता, उत्तर में यह स्पष्ट करें कि एक लोक सेवक का अंतिम समर्पण भारतीय संविधान के प्रति होना चाहिए। कीवर्ड्स, संवैधानिक मूल्य, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, लोक कल्याण और अंत्योदय जैसे शब्दों का उपयोग करें। क्या आप सांवेगिक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस के व्यावहारिक प्रयोग या प्रशासनिक आचार संहिता के बारे में जानना चाहेंगे? यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 4 एथिक्स में लोक प्रशासन में नैतिकता खंड से हितों का संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एक अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यावहारिक विषय है। पिछले वर्षों में इस पर सीधे प्रश्न और केस स्टडीज दोनों पूछी गई हैं। प्रश्न, हितों का संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से आप क्या समझते हैं? एक लोक सेवक को ऐसी स्थिति का सामना कैसे करना चाहिए? 150 शब्द। उत्तर, आसान भाषा में। हितों का संघर्ष क्या है? हितों का संघर्ष तब पैदा होता है जब एक लोक सेवक के सार्वजनिक कर्तव्य, पब्लिक ड्यूटी, और उसके निजी हित, प्राइवेट इंटरेस्ट आपस में टकराते हैं। ऐसी स्थिति में अधिकारी का व्यक्तिगत लाभ, जैसे धन, परिवार या मित्र का हित, उसके निष्पक्ष निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण, यदि किसी सरकारी ठेके के लिए चयन समिति के अध्यक्ष का सगा भाई भी बोली लगा रहा हो, तो यहां हितों का संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। सामना करने के तरीके, एक लोक सेवक को ऐसी स्थिति में निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। 1. प्रकटीकरण, डिस्क्लोजर। अधिकारी को तुरंत अपने वरिष्ठों को सूचित करना चाहिए कि अमुक मामले में उसका निजी हित जुड़ा है। 2. दूरी बनाना, रिक्यूजल। अधिकारी को उस निर्णय लेने वाली प्रक्रिया या समिति से खुद को अलग कर लेना चाहिए ताकि निष्पक्षता बनी रहे। 3. पारदर्शिता। सभी निर्णय तथ्यों और नियमों के आधार पर होने चाहिए और उनकी स्पष्ट फाइलिंग होनी चाहिए। 4. परामर्श। यदि दुविधा बनी रहे तो विभाग की आचार संहिता या वरिष्ठों से मार्गदर्शन लेना चाहिए। निष्कर्ष, प्रशासन में केवल ईमानदार होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि ईमानदारी दिखनी भी चाहिए। हितों के संघर्ष को प्रभावी ढंग से संभालना ही प्रशासनिक शुचिता और जनता के विश्वास को बनाए रखने का एकमात्र मार्ग है। परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु। कीवर्ड्स, निजी हित बनाम सार्वजनिक कर्तव्य, निष्पक्षता, रिक्यूजल, अलग होना, और पारदर्शिता। महत्वपूर्ण पंक्ति, लोक सेवा में हितों का संघर्ष अनैतिकता नहीं है, लेकिन इसे छिपाना अनैतिक है। प्रवाह, उत्तर को बिंदुओं में लिखने से स्पष्टता बढ़ती है और मुख्य परीक्षा में समय की बचत होती है। क्या आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस या प्रशासनिक भ्रष्टाचार के बारे में अगला प्रश्न देखना चाहेंगे?
यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 4 एथिक्स में मानवीय क्रियाकलापों में नैतिकता खंड से सांवेगिक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। पिछले वर्षों में इस पर सीधे प्रश्न और इसके प्रशासनिक उपयोग पर सवाल पूछे गए हैं। प्रश्न: सांवेगिक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं? प्रशासन में इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। 150 शब्द। उत्तर: आसान भाषा में। अर्थ: सांवेगिक बुद्धि का अर्थ है स्वयं की और दूसरों की भावनाओं इमोशंस को पहचानने, समझने और उन्हें सही तरीके से प्रबंधित मैनेज करने की क्षमता। एक उच्च सांवेगिक बुद्धि वाला व्यक्ति क्रोध, तनाव या दुख जैसी भावनाओं के वशीभूत होकर निर्णय नहीं लेता, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार संतुलित व्यवहार करता है। इसके मुख्य 4 घटक हैं: स्व जागरूकता, स्व प्रबंधन, सामाजिक जागरूकता और संबंध प्रबंधन। प्रशासन में उपयोगिता। 1. तनाव प्रबंधन। प्रशासन में काम का भारी दबाव होता है। सांवेगिक बुद्धि अधिकारी को शांत रहकर कठिन परिस्थितियों जैसे दंगे या आपदा में सही निर्णय लेने में मदद करती है। 2. टीम वर्क। एक प्रशासक को विभिन्न विभागों और अधीनस्थों के साथ काम करना होता है। दूसरों की भावनाओं को समझकर वो बेहतर तालमेल बिठा सकता है और टीम को प्रेरित कर सकता है। 3. जनता से जुड़ाव। संवेदनशील मुद्दों पर जनता के गुस्से या दुख को समझकर उनके साथ प्रभावी ढंग से संवाद करना और उनके विश्वास को जीतना आसान हो जाता है। 4. संघर्ष समाधान। कार्यालय के भीतर या बाहर होने वाले विवादों को सुलझाने में सहानुभूति और समझदारी का उपयोग करने में ये सहायक है। निष्कर्ष: प्रशासनिक दक्षता के लिए केवल बुद्धि लब्धि IQ पर्याप्त नहीं है, बल्कि सांवेगिक लब्धि EQ का होना अनिवार्य है। यह एक अधिकारी को न केवल कुशल बल्कि मानवीय भी बनाती है। परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु। कीवर्ड्स: स्वनियमन सेल्फ रेगुलेशन, सहानुभूति एम्पैथी, सामाजिक कौशल और संतुलित व्यवहार। महत्वपूर्ण नाम: आप डैनियल गोलमैन का नाम लिख सकते हैं, जिन्होंने इस अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। छोटा उदाहरण: एक अधिकारी जो भीड़ के उग्र होने पर खुद आपा न खोकर शांति से बात सुलझाता है, वो उच्च सांवेगिक बुद्धि का प्रदर्शन करता है। क्या आप सांवेगिक बुद्धि बनाम बुद्धि लब्धि EQ vs IQ या प्रशासनिक शुचिता के बारे में अगला प्रश्न देखना चाहेंगे? यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 4 एथिक्स में मानवीय क्रियाकलापों में नैतिकता खंड से सहानुभूति सिंपैथी और समानुभूति एम्पैथी के बीच अंतर पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। ये टॉपिक केस स्टडीज हल करने के लिए भी बहुत जरूरी है। प्रश्न: सहानुभूति और समानुभूति में क्या अंतर है? लोक सेवा में समानुभूति क्यों अधिक महत्वपूर्ण है? 150 शब्द। उत्तर: आसान भाषा में। सहानुभूति बनाम समानुभूति। सहानुभूति सिंपैथी। इसका अर्थ है किसी दूसरे के दुख या पीड़ा को देखकर उसके प्रति दया या करुणा महसूस करना। यहां आप दूसरे के दुख को बाहर से देखते हैं, जैसे मुझे आपके नुकसान का दुख है। समानुभूति एम्पैथी, यह सहानुभूति से एक कदम आगे है। इसका अर्थ है खुद को दूसरे की स्थिति में रखकर उसकी भावनाओं को महसूस करना। इसे दूसरे के जूते में पैर रखकर देखना भी कहते हैं। यहां आप दूसरे के दुख को अंदर से महसूस करते हैं। लोक सेवा में समानुभूति का महत्व। 1. संवेदनशील निर्णय। जब एक अधिकारी समानुभूति रखता है तो वो केवल फाइलों को नहीं देखता, बल्कि उन फाइलों के पीछे छिपे इंसान के दर्द को समझता है। इससे नियम अधिक मानवीय बनते हैं। 2. वंचित वर्गों का कल्याण। समाज के हाशिए पर खड़े लोग, जैसे अत्यंत गरीब, वृद्ध या दिव्यांग, अपनी बात ठीक से नहीं रख पाते। एक समानुभूतिपूर्ण अधिकारी उनकी जरूरतों को बिना कहे समझ सकता है। 3. जनता का विश्वास। जब जनता देखती है कि अधिकारी उनकी समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से समझ रहा है, तो प्रशासन और जनता के बीच की दूरी कम होती है। 4. समस्या का मूल समाधान। समानुभूति अधिकारी को समस्या के जड़ तक जाने के लिए प्रेरित करती है, जिससे समाधान अधिक प्रभावी होता है। निष्कर्ष: सहानुभूति हमें दयालु बनाती है, लेकिन समानुभूति हमें सक्रिय और संवेदनशील प्रशासक बनाती है। लोक सेवा के लिए समानुभूति एक अनिवार्य नैतिक गुण है। परीक्षा हेतु मुख्य सुझाव। कीवर्ड्स: परकाया प्रवेश, दूसरे की स्थिति महसूस करना, संवेदनशीलता, मानवीय दृष्टिकोण और सक्रिय प्रतिक्रिया। उदाहरण: यदि कोई गरीब व्यक्ति राशन कार्ड के लिए दफ्तर आता है तो उसे केवल दया दिखाना सहानुभूति है, लेकिन उसके दस्तावेजों की कमी को समझते हुए खुद आगे बढ़कर उसकी मदद का रास्ता निकालना समानुभूति है। फ्लो चार्ट। आप एक छोटा चार्ट बना सकते हैं। सहानुभूति करुणा, समानुभूति महसूस करना, पर दुख भंजन मदद के लिए कार्य करना। क्या आप सांवेगिक बुद्धि या भगवद गीता के निष्काम कर्मयोग का प्रशासन में महत्व समझना चाहेंगे?
यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 4 एथिक्स में लोक प्रशासन में नैतिकता खंड से जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी और उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच अंतर पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये टॉपिक सुशासन, गुड गवर्नेंस को समझने के लिए बहुत जरूरी है। प्रश्न: जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी और उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। लोक प्रशासन में जवाबदेही क्यों आवश्यक है? 150 शब्द। उत्तर आसान भाषा में। उत्तरदायित्व बनाम जवाबदेही, अक्सर लोग इन्हें एक ही समझते हैं, लेकिन इनमें बारीक अंतर है। उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह कार्य करने का नैतिक या कानूनी दायित्व है। यह कार्य से पहले और कार्य के दौरान महसूस किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक पुलिस अधिकारी का उत्तरदायित्व कानून व्यवस्था बनाए रखना है। यह स्वैच्छिक भी हो सकता है। जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, यह कार्य के परिणाम के बाद आती है। इसमें अधिकारी को अपने कार्यों और निर्णयों के लिए स्पष्टीकरण देना पड़ता है। यदि काम गलत हुआ तो उसे दंड भुगतना पड़ सकता है। यह अनिवार्य और बाहरी होती है। लोक प्रशासन में जवाबदेही का महत्व। 1. शक्ति के दुरुपयोग पर रोक। जवाबदेही सुनिश्चित करती है कि अधिकारी अपनी शक्तियों का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के बजाय जनहित में करें। 2. दक्षता और पारदर्शिता। जब अधिकारियों को पता होता है कि उन्हें जवाब देना पड़ेगा, तो वे अधिक सावधानी और पारदर्शिता के साथ काम करते हैं। 3. जनता का विश्वास। एक जवाबदेह प्रशासन लोकतंत्र को मजबूत करता है और नागरिकों का सरकार पर भरोसा बढ़ाता है। 4. सुधार की गुंजाइश। जवाबदेही से गलतियों की पहचान होती है, जिससे भविष्य में प्रशासनिक सुधार संभव होते हैं। निष्कर्ष: उत्तरदायित्व एक अधिकारी की अंतरात्मा से जुड़ा है, जबकि जवाबदेही व्यवस्था से। एक आदर्श प्रशासन वही है जहां अधिकारी उत्तरदायी भी हो और जवाबदेह भी। परीक्षा हेतु मुख्य सुझाव। कीवर्ड्स: संवैधानिक जवाबदेही, परिणामोन्मुख, दंडात्मक प्रावधान और लोकतांत्रिक नियंत्रण। उदाहरण: यदि एक पुल गिर जाता है तो उसे बनाने का कार्य उत्तरदायित्व था, लेकिन गिरने के बाद इंजीनियर से पूछताछ होना और उसे सस्पेंड करना उसकी जवाबदेही है। छोटा चार्ट: आप उत्तर में एक टेबल बनाकर दोनों के बीच 2-3 बिंदुओं में अंतर दिखा सकते हैं, जिससे प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाता है। क्या आप सूचना का अधिकार, आरटीआई या लोकपाल और लोकायुक्त की भूमिका के बारे में अगला प्रश्न देखना चाहेंगे? यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 4 एथिक्स में लोक प्रशासन में नैतिकता खंड से लोक सेवा के प्रति सहिष्णुता और करुणा, टॉलरेंस एंड कंपैशन पर आधारित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के संदर्भ में। प्रश्न: लोक सेवकों के लिए सहिष्णुता, टॉलरेंस और करुणा, कंपैशन का क्या महत्व है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 150 शब्द। उत्तर आसान भाषा में। अर्थ: सहिष्णुता, टॉलरेंस, इसका अर्थ है अपने से भिन्न विचारों, धर्मों, जातियों या मान्यताओं के प्रति सम्मान और धैर्य रखना। एक प्रशासक के लिए इसका मतलब है कि वह बिना किसी भेदभाव के सभी की बात सुने और निष्पक्ष रहे। करुणा, कंपैशन, यह समानुभूति, एम्पैथी से एक कदम आगे है। इसमें न केवल आप दूसरे के दुख को महसूस करते हैं, बल्कि उस दुख को दूर करने के लिए ठोस कदम भी उठाते हैं। प्रशासन में इनका महत्व। 1. सामाजिक सद्भाव। उत्तर प्रदेश जैसे विविधता वाले राज्य में सहिष्णुता सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने और संघर्षों को रोकने के लिए अनिवार्य है। 2. कमजोर वर्गों का कल्याण। करुणा ही वो गुण है जो एक अधिकारी को वृद्धों, दिव्यांगों और गरीबों की मदद के लिए नियमों में लचीलापन लाने या अतिरिक्त प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। 3. न्यायपूर्ण निर्णय। ये मूल्य सुनिश्चित करते हैं कि प्रशासन केवल मशीनी न हो, बल्कि मानवीय और संवेदनशील बना रहे। उदाहरण: यदि एक जिलाधिकारी किसी दंगे के दौरान सभी समुदायों की बात धैर्य से सुनता है तो वो सहिष्णुता है। वहीं यदि वो किसी बेघर वृद्ध महिला की स्थिति देखकर तुरंत उसके लिए आवास और भोजन की व्यवस्था करवाता है तो वो उसकी करुणा है। निष्कर्ष: सहिष्णुता प्रशासन को स्थिर बनाती है और करुणा उसे अर्थपूर्ण बनाती है। सुशासन के लिए ये दोनों मूल्य लोक सेवा की आत्मा हैं। परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु। कीवर्ड्स: विविधता का सम्मान, परदुख भंजन, दूसरों के दुख दूर करना, संवैधानिक नैतिकता और अंत्योदय। छोटा चार्ट: आप उत्तर में एक वेन डायग्राम बना सकते हैं जहां नियम और संवेदना का मिलन करुणा कहलाता है। कोटेशन: आप स्वामी विवेकानंद का कथन लिख सकते हैं, परोपकार ही जीवन है, स्वार्थ ही मृत्यु है। क्या आप भगवद गीता का निष्काम कर्मयोग और प्रशासन में इसकी प्रासंगिकता के बारे में अगला प्रश्न समझना चाहेंगे? यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 4 एथिक्स में दार्शनिकों और विचारकों के खंड से भगवद गीता के निष्काम कर्मयोग पर प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं।
ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत ही व्यावहारिक विषय है। प्रश्न, निष्काम कर्मयोग से आप क्या समझते हैं? प्रशासन में इसकी प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए। 150 शब्द। उत्तर, आसान भाषा में। निष्काम कर्मयोग का अर्थ, भगवद गीता के अनुसार निष्काम कर्म का अर्थ है फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करना। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि लक्ष्यहीन होकर कार्य किया जाए, बल्कि इसका अर्थ है कि व्यक्ति का पूरा ध्यान और ऊर्जा केवल कार्य की प्रक्रिया प्रोसेस पर होनी चाहिए, न कि उसके संभावित लाभ या हानि आउटकम पर। प्रशासन में इसकी प्रासंगिकता। 1. कर्तव्य पर ध्यान। एक प्रशासक के सामने अक्सर जटिल परिस्थितियां आती हैं। निष्काम कर्म उसे सिखाता है कि वो सफलता या असफलता के डर से मुक्त होकर पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाए। 2. तनाव प्रबंधन। जब अधिकारी केवल परिणाम के बारे में सोचता है तो वो मानसिक तनाव और चिंता का शिकार हो जाता है। ये सिद्धांत उसे मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। 3. भ्रष्टाचार पर रोक। काम के बदले लाभ की लालसा ही भ्रष्टाचार को जन्म देती है। निष्काम भाव से कार्य करने वाला अधिकारी व्यक्तिगत स्वार्थ और प्रलोभनों से दूर रहता है। 4. निष्पक्षता। यह सिद्धांत लोक सेवक को राग द्वेष, पसंद नापसंद से ऊपर उठकर तटस्थ निर्णय लेने में मदद करता है। निष्कर्ष, प्रशासन में निष्काम कर्म एक अधिकारी को लोक कल्याण के प्रति समर्पित करता है। यह गीता का वह सूत्र है जो प्रशासनिक कार्यकुशलता को नैतिकता के साथ जोड़ता है। परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु। कीवर्ड्स: कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, प्रक्रिया उन्मुख, प्रोसेस ओरिएंटेड, तटस्थता और मानसिक संतुलन। प्रस्तुति: आप एक छोटा चार्ट बना सकते हैं जहां एक तरफ सकाम कर्म स्वार्थ हेतु और दूसरी तरफ निष्काम कर्म कर्तव्य हेतु के अंतर को दिखाया गया हो। उदाहरण: एक अधिकारी जो चुनाव ड्यूटी के दौरान बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के केवल नियमों का पालन करता है, वह निष्काम कर्म का पालन कर रहा है। क्या आप अरस्तु के सद्गुण या प्रशासनिक आचार संहिता के बारे में अगला प्रश्न समझना चाहेंगे? यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 4 एथिक्स में लोक सेवा के बुनियादी मूल्य और मनोवृत्ति एटीट्यूड खंड से लोक सेवा के प्रति लोक सेवकों की मनोवृत्ति पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। प्रश्न: एक लोक सेवक के लिए लोक सेवा के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति पॉजिटिव एटीट्यूड का क्या महत्व है? समझाइए। 150 शब्द। उत्तर, आसान भाषा में। मनोवृत्ति का अर्थ। मनोवृत्ति एटीट्यूड का अर्थ है किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के प्रति हमारे सोचने और व्यवहार करने का तरीका। लोक सेवा के संदर्भ में सकारात्मक मनोवृत्ति का अर्थ है कि एक अधिकारी जनता की सेवा को बोझ या केवल नौकरी न समझकर एक अवसर और नैतिक जिम्मेदारी समझे। सकारात्मक मनोवृत्ति का महत्व। 1. समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक सकारात्मक सोच वाला अधिकारी संसाधनों की कमी का रोना नहीं रोता, बल्कि सीमित संसाधनों में ही जनता की समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करता है। 2. धैर्य और सहनशीलता। प्रशासन में अक्सर जनता का आक्रोश झेलना पड़ता है। सकारात्मक मनोवृत्ति अधिकारी को शांत रहकर स्थिति को संभालने की शक्ति देती है। 3. टीम को प्रेरणा। यदि नेतृत्व करने वाला अधिकारी सकारात्मक है तो उसके अधीन काम करने वाले कर्मचारी भी ऊर्जावान और ईमानदार बने रहते हैं। 4. नवाचार इनोवेशन। सकारात्मक सोच ही आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए प्रेरित करती है, जिससे सरकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू किया जा सकता है। 5. भ्रष्टाचार से दूरी। जब सेवा भाव ही प्राथमिक उद्देश्य बन जाता है तो धन या पद का लालच व्यक्ति को अपने मार्ग से नहीं डिगा पाता। निष्कर्ष: प्रशासन में योग्यता एप्टीट्यूड आपको पद दिला सकती है, लेकिन आपकी मनोवृत्ति एटीट्यूड ही ये तय करती है कि आप उस पद पर रहकर समाज का कितना भला कर पाएंगे। परीक्षा हेतु मुख्य सुझाव। कीवर्ड्स: आशावादिता, जन केंद्रित दृष्टिकोण, नैतिक सुदृढ़ता और रचनात्मकता। प्रवाह: आप एक छोटा सा समीकरण लिख सकते हैं। ज्ञान जोड़ कौशल जोड़ सकारात्मक मनोवृत्ति इक्वल्स प्रभावी प्रशासन। उदाहरण: किसी ऐसे अधिकारी का नाम या उदाहरण दें जिसने बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने या किसी गांव की सूरत बदलने के लिए अपनी सकारात्मक सोच का परिचय दिया हो। क्या आप प्रशासनिक आचार संहिता, कोड ऑफ कॉन्डक्ट या मूल्य बनाम नैतिकता के बारे में अगला प्रश्न समझना चाहेंगे? यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 4 एथिक्स में शासन व्यवस्था में ईमानदारी खंड से लोकपाल और लोकायुक्त, लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यह प्रशासनिक शुचिता और भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्थागत ढांचा है। प्रश्न: भ्रष्टाचार को रोकने में लोकायुक्त की भूमिका का परीक्षण कीजिए। क्या ये संस्था अपने उद्देश्यों में पूरी तरह सफल रही है? 150 शब्द। उत्तर: आसान भाषा में। लोकायुक्त का परिचय।
लोकायुक्त राज्य स्तर पर एक स्वतंत्र भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है। इसका मुख्य कार्य लोक सेवकों, मंत्रियों और अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना है। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की स्थापना 1975 के अधिनियम के तहत की गई थी। लोकायुक्त की भूमिका: 1. जांच और अन्वेषण। ये भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और पक्षपात की शिकायतों की जांच करता है। 2. दबाव समूह। इसकी उपस्थिति मात्र से लोक सेवकों के मन में पकड़े जाने का भय बना रहता है, जो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाता है। 3. स्वतंत्रता। ये कार्यपालिका के सीधे नियंत्रण से बाहर होता है, जिससे निष्पक्ष जांच की संभावना बढ़ती है। चुनौतियां और विफलता के कारण। हालांकि यह एक महत्वपूर्ण संस्था है, लेकिन इसकी सफलता सीमित रही है क्योंकि दंतविहीन संस्था, इसके पास अक्सर अपनी स्वतंत्र जांच एजेंसी नहीं होती और ये केवल सिफारिश दे सकती है, जिसे मानना सरकार के लिए अनिवार्य नहीं है। राजनीतिक हस्तक्षेप। लोकायुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में कभी कभी राजनीतिक प्रभाव हावी रहता है। सीमित अधिकार क्षेत्र। कई राज्यों में मुख्यमंत्री या उच्च अधिकारियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। निष्कर्ष: लोकायुक्त को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसे पूर्ण स्वायत्तता, पर्याप्त संसाधन और अपनी सिफारिशों को लागू करने की शक्ति देना अनिवार्य है। तभी भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का सपना सच होगा। परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु। कीवर्ड्स: ओम्बुड्समैन, प्रशासनिक शुचिता, सिफारिशी संस्था और स्वायत्तता। तथ्य: उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त का नाम या हालिया किसी महत्वपूर्ण रिपोर्ट का संदर्भ उत्तर को और प्रभावशाली बना सकता है। सुझाव: द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग सेकंड ARC की सिफारिशों का उल्लेख करें कि लोकायुक्त को अधिक शक्तियां मिलनी चाहिए। क्या आप सूचना का अधिकार RTI या कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में अगला प्रश्न देखना चाहेंगे? UPPCS मुख्य परीक्षा के GS पेपर 4 एथिक्स में लोक सेवा के बुनियादी मूल्य खंड से लोक सेवा के प्रति समर्पण, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एक ऐसा विषय है जिससे अक्सर यह पूछा जाता है कि एक अधिकारी को निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर कार्य क्यों करना चाहिए। प्रश्न: लोक सेवा के प्रति समर्पण से आप क्या समझते हैं? एक लोक सेवक के लिए इस गुण का होना क्यों आवश्यक है? 150 शब्द। उत्तर: आसान भाषा में। समर्पण का अर्थ: लोक सेवा के प्रति समर्पण का अर्थ है अपने व्यक्तिगत हितों, आराम और लाभ से ऊपर उठकर समाज और देश के कल्याण को प्राथमिकता देना। यह केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि एक मिशन की तरह कार्य करने की भावना है। एक समर्पित लोक सेवक वो है जो कठिन परिस्थितियों में भी बिना थके, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करता है। इसकी आवश्यकता क्यों है? 1. विषम परिस्थितियों में कार्य। प्रशासन में अक्सर तनावपूर्ण और चुनौतीपूर्ण स्थितियां आती हैं, जैसे दंगे, महामारी या प्राकृतिक आपदा। ऐसी स्थिति में केवल समर्पित अधिकारी ही धैर्य के साथ जनता की सेवा कर सकता है। 2. वंचित वर्गों का उत्थान। समाज के अंतिम व्यक्ति, गरीब, बुजुर्ग, दिव्यांग की मदद करने के लिए नियमों के साथ साथ एक सेवा भाव की आवश्यकता होती है। 3. भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। जब अधिकारी का लक्ष्य सेवा होता है तो वो निजी लालच या रिश्वत जैसे प्रलोभनों से दूर रहता है। 4. नैतिक साहस। समर्पण अधिकारी को गलत दबावों के खिलाफ खड़े होने और सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता। निष्कर्ष: अंततः समर्पण ही वह गुण है जो एक प्रशासक को एक लोक सेवक में बदलता है। बिना समर्पण के प्रशासनिक दक्षता केवल यंत्रवत होती है, जिसमें मानवीय संवेदना का अभाव होता है। परीक्षा हेतु मुख्य सुझाव। उदाहरण का प्रयोग। आप उत्तर में कोविड-19 के दौरान फ्रंटलाइन अधिकारियों के समर्पण या किसी कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के कार्य का उदाहरण दे सकते हैं। संवैधानिक नैतिकता। उत्तर में यह स्पष्ट करें कि एक लोक सेवक का अंतिम समर्पण भारतीय संविधान के प्रति होना चाहिए। कीवर्ड्स: संवैधानिक मूल्य, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, लोक कल्याण और अंत्योदय जैसे शब्दों का उपयोग करें। क्या आप सांवेगिक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस के व्यावहारिक प्रयोग या प्रशासनिक आचार संहिता के बारे में जानना चाहेंगे? UPPCS मुख्य परीक्षा के GS पेपर 4 एथिक्स में शासन व्यवस्था में ईमानदारी खंड से लोक सेवा हेतु आचार संहिता, कोड ऑफ कॉन्डक्ट और नीति संहिता, कोड ऑफ एथिक्स के बीच का अंतर एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। यह प्रश्न कई बार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूछा गया है। प्रश्न: नीति संहिता, कोड ऑफ एथिक्स और आचार संहिता, कोड ऑफ कॉन्डक्ट में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिए। 150 शब्द। उत्तर: आसान भाषा में। लोक सेवा में शुचिता बनाए रखने के लिए ये दोनों उपकरण महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनका स्वरूप अलग अलग होता है। 1. नीति संहिता, कोड ऑफ एथिक्स। यह व्यापक और आदर्शवादी होती है। इसमें लोक सेवा के व्यापक मूल्यों जैसे ईमानदारी, करुणा, निष्पक्षता का उल्लेख होता है।
इसका उद्देश्य अधिकारी को अंदर से प्रेरित करना है। यह बताती है कि एक अधिकारी को क्या होना चाहिए। यह दंडात्मक नहीं होती, बल्कि नैतिक मार्गदर्शन का कार्य करती है। 2. आचार संहिता, कोड ऑफ कॉन्डक्ट। यह विशिष्ट और कानूनी होती है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि एक अधिकारी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जैसे उपहार न लेना, समय पर कार्यालय आना। यह बाहरी नियंत्रण का साधन है। इसका उल्लंघन करने पर विभागीय कार्रवाई या दंड का प्रावधान होता है। तुलनात्मक अंतर। आधार: नीति संहिता, आचार संहिता। प्रकृति: निर्देशात्मक और प्रेरक, निषेधात्मक और बाध्यकारी। दायरा: व्यापक, मूल्यों पर आधारित, सीमित, नियमों पर आधारित। स्रोत: अंतरात्मा और नैतिक दर्शन, कानून और प्रशासनिक नियम। निष्कर्ष: जहां आचार संहिता अनुशासन सुनिश्चित करती है, वहीं नीति संहिता प्रशासन को नैतिक गहराई प्रदान करती है। एक आदर्श लोक सेवक के लिए इन दोनों का संगम आवश्यक है। परीक्षा हेतु मुख्य टिप्स। कीवर्ड्स: मूल्य आधारित बनाम नियम आधारित, आंतरिक प्रेरणा और बाहरी नियंत्रण। उदाहरण: भ्रष्टाचार न करना आचार संहिता का हिस्सा है, जबकि निस्वार्थ भाव से सेवा करना नीति संहिता का हिस्सा है। महत्व: उत्तर में उल्लेख करें कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग सेकंड ARC ने लोक सेवकों के लिए एक व्यापक नीति संहिता की सिफारिश की थी। क्या आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस या लोक सेवा के 7 सिद्धांतों के बारे में अगला प्रश्न देखना चाहेंगे? यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के GS पेपर 4 एथिक्स में लोक प्रशासन में नैतिकता खंड से सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी एक ऐसा शब्द है जो हर साल किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। यह लोक सेवा का सबसे महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। प्रश्न: सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी से आप क्या समझते हैं? लोक सेवा में इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। 150 शब्द। उत्तर: आसान भाषा में। सत्यनिष्ठा का अर्थ: सत्यनिष्ठा का अर्थ है अपने नैतिक सिद्धांतों और जीवन मूल्यों के साथ अटूट रूप से जुड़े रहना। सरल शब्दों में इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति बाहरी दबाव, प्रलोभन या किसी के न देखने पर भी वही कार्य करे जो सही और नैतिक है। ये कथनी और करनी की एकता है। एक सत्यनिष्ठ अधिकारी वो है जिसका चरित्र हर परिस्थिति में अडिग रहता है। लोक सेवा में महत्व: 1. भ्रष्टाचार पर रोक। सत्यनिष्ठा अधिकारी के भीतर एक नैतिक सुरक्षा कवच विकसित करती है जो उसे रिश्वत या निजी लाभ के लालच से बचाती है। 2. लोक विश्वास। जब जनता को पता होता है कि अधिकारी निष्पक्ष और सत्यनिष्ठ है, तो सरकार और प्रशासन के प्रति जनता का भरोसा बढ़ता है। 3. निर्णय लेने में निरंतरता। सत्यनिष्ठ अधिकारी व्यक्तिगत पसंद नापसंद के बजाय स्थापित मूल्यों के आधार पर निर्णय लेता है, जिससे प्रशासन में एकरूपता बनी रहती है। 4. नैतिक साहस। यह अधिकारी को गलत राजनीतिक दबावों या वरिष्ठों के अनैतिक आदेशों को मानने से इनकार करने की शक्ति प्रदान करती है। निष्कर्ष: बिना सत्यनिष्ठा के कोई भी कौशल या योग्यता प्रशासन को सफल नहीं बना सकती। ये वो नींव है जिस पर सुशासन की इमारत खड़ी होती है। परीक्षा हेतु मुख्य टिप्स। कीवर्ड्स: नैतिक सुदृढ़ता, अखंडता, कथनी और करनी में समानता और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता। विशेष पंक्ति: आप उत्तर को प्रभावी बनाने के लिए लिख सकते हैं। सत्यनिष्ठा वो है जो आप तब करते हैं जब आपको कोई देख न रहा हो। उदाहरण: किसी ईमानदार अधिकारी जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी का छोटा संदर्भ देना उत्तर में 4 चांद लगा सकता है। क्या आप सांवेगिक बुद्धि या लोक सेवा के 7 सिद्धांतों, नोलन समिति के बारे में अगला प्रश्न समझना चाहेंगे? यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के GS पेपर 4 एथिक्स में शासन व्यवस्था में ईमानदारी खंड से सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन -RTI एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बार बार पूछा जाने वाला विषय है। यह पारदर्शिता और जवाबदेही का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। प्रश्न: सूचना का अधिकार RTI शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक प्रभावी उपकरण है। टिप्पणी कीजिए। 150 शब्द। उत्तर: आसान भाषा में। भूमिका: सूचना का अधिकार RTI अधिनियम 2005 नागरिकों को सरकार से प्रश्न पूछने और सूचना प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देता है। यह प्रशासन की बंद दरवाजों की संस्कृति को पारदर्शी संस्कृति में बदलने का माध्यम है। पारदर्शिता और जवाबदेही में भूमिका: 1. भ्रष्टाचार पर लगाम। जब सरकारी कार्यों और फाइलों की जानकारी जनता के लिए सुलभ होती है, तो अधिकारियों में पकड़े जाने का डर बना रहता है, जिससे भ्रष्टाचार कम होता है। 2. लोकतांत्रिक भागीदारी। RTI नागरिकों को केवल वोटर से निगरानी करता वॉचडॉग बना देता है।
लोग विकास कार्यों और धन के खर्च पर नजर रख सकते हैं। 3. उत्तरदायित्व का निर्धारण। देरी से होने वाले कार्यों या फाइलों के रुकने पर संबंधित अधिकारी से जवाब मांगा जा सकता है, जिससे प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ती है। 4. शक्ति का विकेंद्रीकरण। यह आम आदमी को वो शक्ति देता है जो पहले केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों या बड़े अधिकारियों के पास थी। चुनौतियां। आरटीआई के प्रभावी होने के बावजूद सूचना देने में जानबूझकर देरी करना, आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और जागरूकता की कमी जैसी कुछ बाधाएं आज भी मौजूद हैं। निष्कर्ष, आरटीआई केवल सूचना पाने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये सुशासन, गुड गवर्नेंस की आधारशिला है। ये गोपनीयता की शपथ से सूचना की शपथ की ओर एक बड़ा कदम है। परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु। कीवर्ड्स: सूचना की सुलभता, लोकतांत्रिक सशक्तिकरण, खुला प्रशासन और जवाबदेह शासन। महत्वपूर्ण तथ्य: आप उत्तर में धारा 4 का उल्लेख कर सकते हैं, जो सरकारों को स्वतः प्रोएक्टिव सूचना साझा करने का निर्देश देती है। तुलना: ये अधिनियम सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 के प्रभाव को कम कर जनता को शक्ति देता है। क्या आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस या नैतिक दुविधा, एथिकल डिलेमा के किसी केस स्टडी पर आधारित प्रश्न देखना चाहेंगे? यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 4 एथिक्स में नैतिक दुविधा, एथिकल डिलेमा एक ऐसा विषय है जिससे हर साल प्रश्न या केस स्टडी पूछी जाती है। यह एक प्रशासनिक अधिकारी के सामने आने वाली सबसे बड़ी व्यावहारिक चुनौती है। प्रश्न: नैतिक दुविधा, एथिकल डिलेमा से आप क्या समझते हैं? प्रशासन में इसका सामना करने के लिए किन नैतिक आधारों का उपयोग किया जाना चाहिए? 150 शब्द। उत्तर आसान भाषा में। नैतिक दुविधा का अर्थ: नैतिक दुविधा वो मानसिक स्थिति है जहां एक व्यक्ति के सामने दो ऐसे विकल्प हों जिनमें से दोनों ही नैतिक रूप से सही लग रहे हों, लेकिन एक को चुनने पर दूसरे का त्याग करना पड़े। प्रशासन में यह अक्सर नियम बनाम करुणा या व्यक्तिगत लाभ बनाम सार्वजनिक कर्तव्य के रूप में सामने आती है। सामना करने के नैतिक आधार: ऐसी स्थिति में एक लोक सेवक को निम्नलिखित आधारों पर निर्णय लेना चाहिए। 1. संवैधानिक मूल्य। सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कौन सा निर्णय संविधान के आदर्शों जैसे न्याय समानता के अधिक करीब है। 2. कानून और नियम। यदि दुविधा गहरी है तो स्थापित कानूनों और विभागीय नियमों का पालन करना सबसे सुरक्षित और नैतिक मार्ग है। 3. गांधी जी का जंतर, अंत्योदय। यह देखना कि आपके निर्णय से समाज के सबसे गरीब और कमजोर व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 4. लोक कल्याण, पब्लिक इंटरेस्ट। व्यक्तिगत हितों को छोड़कर वो विकल्प चुनना चाहिए जिससे अधिकतम लोगों का भला हो। 5. अंतरात्मा की आवाज। यदि बाहरी नियम स्पष्ट न हो तो अपनी अंतरात्मा और सत्यनिष्ठा के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। निष्कर्ष: नैतिक दुविधा एक अधिकारी की परीक्षा होती है। एक कुशल प्रशासक वही है जो भावनात्मक आवेग में बहने के बजाय तर्क, नियमों और मानवीय संवेदनाओं के बीच संतुलन बनाकर निर्णय ले। परीक्षा हेतु मुख्य सुझाव। कीवर्ड्स: नैतिक दुविधा, साध्य बनाम साधन, गांधीवादी दर्शन और वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। छोटा उदाहरण: यदि एक गरीब महिला के पास आधार कार्ड नहीं है और उसे राशन की सख्त जरूरत है तो अधिकारी के सामने नियम, बिना कार्ड राशन नहीं, और करुणा, महिला भूखी है, के बीच जो स्थिति है वही नैतिक दुविधा है। प्रवाह: उत्तर में दार्शनिक आधारों जैसे कांट या मिल के विचार का हल्का स्पर्श इसे और प्रभावशाली बना देता है। क्या आप साध्य और साधन, मीन्स एंड एंड्स की शुचिता या सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य के बारे में अगला प्रश्न देखना चाहेंगे? यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 4 एथिक्स में लोक सेवा के बुनियादी मूल्य खंड से वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बार बार पूछा जाने वाला विषय है। यह निष्पक्ष प्रशासन की नींव मानी जाती है। प्रश्न: लोक सेवा में वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी से आप क्या समझते हैं? एक प्रशासक के लिए इसका क्या महत्व है? 150 शब्द। उत्तर आसान भाषा में। वस्तुनिष्ठता का अर्थ: वस्तुनिष्ठता का अर्थ है निर्णय लेते समय व्यक्तिगत भावनाओं, पूर्वाग्रहों, प्रेजुडिसेस, पसंद नापसंद या बाहरी दबावों को पूरी तरह किनारे रखकर केवल तथ्यों, प्रमाणों और योग्यता के आधार पर कार्य करना। एक वस्तुनिष्ठ अधिकारी वो है जो जैसा है उसे वैसा ही देखे और नियमों के दायरे में रहकर फैसला ले। प्रशासन में इसका महत्व: 1. निष्पक्षता सुनिश्चित करना। वस्तुनिष्ठता ये सुनिश्चित करती है कि सरकारी योजनाओं का लाभ किसी जाति, धर्म या राजनीतिक संबंध के आधार पर नहीं, बल्कि केवल पात्रता, मेरिट के आधार पर मिले। 2. भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पर रोक। जब निर्णय तथ्यों और रिकॉर्ड्स पर आधारित होते हैं तो अपने करीबियों को अनुचित लाभ पहुंचाने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। 3. पारदर्शिता और जवाबदेही। वस्तुनिष्ठ निर्णयों का एक ठोस आधार होता है जिसे आरटीआई या कोर्ट में आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है। इससे प्रशासन की साख बढ़ती है। 4. कुशल प्रबंधन। यह संसाधनों के सही आवंटन में मदद करती है।
जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग रुकता है और विकास कार्यों में तेजी आती है। निष्कर्ष: वस्तुनिष्ठता एक लोक सेवक को सक्रिय और तटस्थ बनाती है। यह वह गुण है जो लोकतंत्र में विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ को वास्तविकता में बदलता है। परीक्षा हेतु मुख्य सुझाव: कीवर्ड्स: तथ्य आधारित निर्णय, योग्यता प्रणाली, मेरिट सिस्टम, तटस्थता और तर्कसंगतता। उदाहरण: यदि किसी पद के लिए इंटरव्यू लिया जा रहा है तो उम्मीदवार की जाति या क्षेत्र देखने के बजाय केवल उसके अंकों और प्रदर्शन को आधार बनाना वस्तुनिष्ठता है। नोलन समिति: आप उत्तर में उल्लेख कर सकते हैं कि नोलन समिति ने लोक सेवा के जो 7 सिद्धांत बताए थे उनमें वस्तुनिष्ठता एक प्रमुख स्तंभ है। क्या आप साध्य और साधन की शुचिता या प्रशासनिक उत्तरदायित्व के बारे में अगला प्रश्न देखना चाहेंगे? यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 4 एथिक्स में मानवीय क्रियाकलापों में नैतिकता खंड से साध्य और साधन, मीन्स एंड एंड्स की पवित्रता पर आधारित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। यह विषय गांधीवादी दर्शन और प्रशासनिक नैतिकता का मूल आधार है। प्रश्न: साध्य की पवित्रता के साथ साथ साधन की पवित्रता भी अनिवार्य है। लोक प्रशासन के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए। 150 शब्द। उत्तर: आसान भाषा में। साध्य और साधन का अर्थ: साध्य एंड्स, वो लक्ष्य या परिणाम जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे गरीबी मिटाना, अपराध रोकना। साधन मीन्स, वो तरीका या रास्ता जिसे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपनाया जाता है, जैसे कानून का पालन, पारदर्शिता। कथन की व्याख्या: गांधीवादी विचारधारा के अनुसार साध्य और साधन एक दूसरे से अलग नहीं है। यदि हमारा लक्ष्य साध्य महान है तो उसे प्राप्त करने का रास्ता साधन भी उतना ही पवित्र होना चाहिए। लोक प्रशासन में इसकी प्रासंगिकता: 1. कानून का शासन। यदि कोई पुलिस अधिकारी अपराध कम करने साध्य के लिए फर्जी एनकाउंटर, अवैध साधन का सहारा लेता है तो वो व्यवस्था के प्रति जनता का विश्वास खत्म कर देता है। यहां साध्य तो सही है लेकिन साधन अनैतिक है। 2. सतत विकास। सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचाना साध्य जरूरी है, लेकिन इसके लिए भ्रष्टाचार या गलत आंकड़ों का उपयोग साधन अंततः व्यवस्था को खोखला कर देता है। 3. प्रशासनिक शुचिता। एक प्रशासक के लिए केवल लक्ष्य प्राप्त करना काफी नहीं है, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और न्यायपूर्ण हो। निष्कर्ष: गलत साधनों के माध्यम से प्राप्त किया गया सही साध्य भी लंबे समय में समाज के लिए हानिकारक होता है। एक लोक सेवक के लिए नैतिकता का अर्थ है सही उद्देश्य के लिए सही रास्ता चुनना। परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु। कीवर्ड्स: गांधीवादी दर्शन, नैतिक सुसंगति, शुचिता और प्रक्रियात्मक न्याय। महत्वपूर्ण पंक्ति: साधन बीज की तरह है और साध्य वृक्ष की तरह। महात्मा गांधी। फ्लो चार्ट: आप एक छोटा चित्र बना सकते हैं। पवित्र साधन जोड़ पवित्र साध्य इक्वल्स नैतिक प्रशासन। क्या आप अरस्तु के सद्गुण या स्वामी विवेकानंद के नैतिक विचार के बारे में अगला प्रश्न देखना चाहेंगे? यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 4 एथिक्स में लोक सेवा के बुनियादी मूल्य खंड से निस्वार्थता, सेल्फलेसनेस एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह नोलन समिति द्वारा निर्धारित लोक जीवन के 7 सिद्धांतों में से पहला है। प्रश्न: लोक सेवा के संदर्भ में निस्वार्थता, सेल्फलेसनेस से आप क्या समझते हैं? प्रशासन में इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। 150 शब्द। उत्तर: आसान भाषा में। अर्थ: निस्वार्थता का अर्थ है कि लोक सेवकों को अपने निर्णय केवल लोकहित, पब्लिक इंटरेस्ट के आधार पर लेने चाहिए। उन्हें अपने कार्यों के दौरान स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए या अपने मित्रों के लिए कोई वित्तीय या अन्य भौतिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सरल शब्दों में, जब एक अधिकारी स्वयं सेल्फ से पहले समाज सर्विस को रखता है तो वो निस्वार्थता है। प्रशासन में महत्व: 1. भ्रष्टाचार पर अंकुश। यदि अधिकारी का दृष्टिकोण निस्वार्थ है तो वो रिश्वत या अनुचित लाभ के प्रलोभन में नहीं आएगा। 2. लोक विश्वास। जब जनता देखती है कि कोई अधिकारी बिना किसी भेदभाव या व्यक्तिगत स्वार्थ के काम कर रहा है तो सरकार और नागरिक के बीच का भरोसा मजबूत होता है। 3. संसाधनों का सही आवंटन। एक निस्वार्थ प्रशासक ये सुनिश्चित करता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को मिले, न कि उसे जिसे अधिकारी व्यक्तिगत रूप से लाभ पहुंचाना चाहता है। 4. नैतिक नेतृत्व। निस्वार्थ अधिकारी अपने अधीनस्थों के लिए एक आदर्श रोल मॉडल बनता है, जिससे पूरे विभाग में कार्य संस्कृति, वर्क कल्चर में सुधार होता है। निष्कर्ष: निस्वार्थता लोक सेवा की वह आत्मा है जो एक नौकरी को सेवा में बदल देती है। यह सुशासन की प्राथमिक शर्त है। परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु। कीवर्ड्स: लोकहित की प्राथमिकता, वित्तीय लाभ का त्याग, नोलन समिति और सेवाभाव। नोलन समिति का संदर्भ:
आप अपने उत्तर में उल्लेख कर सकते हैं कि ब्रिटेन की नोलन समिति ने लोक जीवन के 7 मूल्य बताए थे: निस्वार्थता, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेही, खुलापन, ईमानदारी और नेतृत्व। उदाहरण: लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन निस्वार्थता का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए भी कभी पद का व्यक्तिगत लाभ नहीं लिया। क्या आप सांवेगिक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस या प्रशासनिक उत्तरदायित्व के बारे में अगला प्रश्न समझना चाहेंगे? यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 4 एथिक्स में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण खंड से सांवेगिक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस -EI एक अत्यंत लोकप्रिय और बार बार पूछा जाने वाला विषय है। पिछले वर्षों में इससे सीधे प्रश्न और केस स्टडीज दोनों आए हैं। प्रश्न: सांवेगिक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? प्रशासन में इसकी क्या उपयोगिता है? 150 शब्द। उत्तर आसान भाषा में। सांवेगिक बुद्धि का अर्थ: सांवेगिक बुद्धि का अर्थ है अपनी और दूसरों की भावनाओं, इमोशंस को पहचानने, समझने और उन्हें सही ढंग से प्रबंधित करने की क्षमता। डेनियल गोलमैन के अनुसार इसके मुख्य घटक हैं आत्म-जागरूकता, आत्मनियमन, प्रेरणा, समानुभूति और सामाजिक कौशल। प्रशासन में इसकी उपयोगिता: 1. तनाव प्रबंधन। एक अधिकारी को अत्यधिक काम के बोझ और दबाव में काम करना पड़ता है। EI उसे शांत रहकर सही निर्णय लेने में मदद करती है। 2. बेहतर टीम वर्क। एक उच्च EI वाला अधिकारी अपने सहयोगियों की भावनाओं को समझता है, जिससे कार्यालय में कार्य संस्कृति बेहतर होती है और उत्पादकता बढ़ती है। 3. संघर्ष समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। दंगे या विरोध प्रदर्शन जैसी स्थितियों में जनता की भावनाओं को समझकर और उन्हें शांत करके अधिकारी बड़ी समस्याओं को टाल सकता है। 4. निर्णय प्रक्रिया। जब अधिकारी अपनी भावनाओं, क्रोध, मोह या डर पर नियंत्रण रखता है तो उसके निर्णय अधिक निष्पक्ष और तर्कसंगत होते हैं। निष्कर्ष: प्रशासनिक सफलता के लिए केवल बुद्धि IQ पर्याप्त नहीं है। एक प्रभावी लोक सेवक के लिए सांवेगिक बुद्धि EI का होना अनिवार्य है, ताकि वो मानवीय और कुशल दोनों बन सके। परीक्षा हेतु मुख्य सुझाव: कीवर्ड्स: स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन, समानुभूति, एम्पथी, परिस्थितिजन्य समझ और नेतृत्व क्षमता। उदाहरण: यदि कोई अधीनस्थ कर्मचारी, सबॉर्डिनेट गलती करता है तो उस पर चिल्लाने के बजाय उसकी समस्या समझना और उसे सुधारने के लिए प्रेरित करना सांवेगिक बुद्धि है। तुलना: आप एक पंक्ति में लिख सकते हैं कि IQ आपको नौकरी दिलाता है, लेकिन EQ, इमोशनल कोशेंट, आपको एक सफल लीडर बनाता है। क्या आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस या नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के बारे में अगला प्रश्न समझना चाहेंगे? यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 4 एथिक्स में नैतिकता और मानवीय मूल्य खंड से समानुभूति, एम्पथी और सहानुभूति, सिंपथी के बीच अंतर पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। यह लोक सेवा के लिए एक बुनियादी मूल्य है। प्रश्न: समानुभूति, एम्पथी से आप क्या समझते हैं? यह सहानुभूति, सिंपथी से किस प्रकार भिन्न है? लोक सेवक के लिए इसका महत्व स्पष्ट कीजिए। 150 शब्द। उत्तर आसान भाषा में। अर्थ: समानुभूति का अर्थ है स्वयं को दूसरे व्यक्ति की स्थिति में रखकर उसकी भावनाओं, पीड़ा और दृष्टिकोण को गहराई से महसूस करना। सरल शब्दों में, दूसरे के जूते में अपना पैर रखकर देखना ही समानुभूति है। सहानुभूति बनाम समानुभूति। सहानुभूति, सिंपैथी, इसमें आप किसी के दुख को देखकर दया महसूस करते हैं और कहते हैं, मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है। यहां आप दूसरे के दुख से अलग खड़े होते हैं। समानुभूति, एम्पैथी, इसमें आप दूसरे के दुख को अनुभव करते हैं और कहते हैं, मैं समझ सकता हूं कि आप पर क्या बीत रही है। यहां आप दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। प्रशासन में महत्व। 1. संवेदनशील प्रशासन। समानुभूति एक अधिकारी को जनता की समस्याओं जैसे गरीबी, जातिगत भेदभाव को केवल कागजों पर नहीं बल्कि मानवीय स्तर पर समझने के लिए प्रेरित करती है। 2. न्यायपूर्ण निर्णय। जब एक प्रशासक पीड़ित के नजरिए से सोचता है तो वो अधिक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण फैसले ले पाता है। 3. योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन। ये अधिकारी को ये समझने में मदद करती है कि कोई सरकारी योजना जमीन पर क्यों विफल हो रही है, जिससे वह उसमें जरूरी सुधार कर सकता है। 4. जनता से जुड़ाव। समानुभूति रखने वाले अधिकारी के प्रति जनता का भरोसा अधिक होता है, जिससे कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलती है। निष्कर्ष: सहानुभूति केवल दया पैदा करती है, लेकिन समानुभूति कार्य, एक्शन करने की प्रेरणा देती है। एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए लोक सेवक में समानुभूति का होना अनिवार्य है। परीक्षा हेतु मुख्य सुझाव। कीवर्ड्स: परकाया प्रवेश, दूसरे की स्थिति महसूस करना, भावनात्मक समझ, मानवीय दृष्टिकोण और जनकल्याण। विशेष पंक्ति: सहानुभूति केवल दूर से हाथ हिलाना है, जबकि समानुभूति पास जाकर साथ चलना है। उदाहरण:
यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति पेंशन के लिए भटक रहा है तो उसे देखकर दया आना सहानुभूति है, लेकिन उसकी परेशानी को महसूस करके उसकी फाइल तुरंत आगे बढ़ाना समानुभूति है। क्या आप मूल्य संकट, क्राइसिस ऑफ वैल्यूज या प्रशासनिक उत्तरदायित्व के बारे में अगला प्रश्न देखना चाहेंगे?